मिल गया, आपने पढ़ना स्टार्ट किया है? बेटा जो काम देती हूँ वो साथ-साथ कर लिया करें। अगर मैंने आपके अब 2 काम पेंडिंग है कि एक आपने एसआरएस जो है IEEE के फॉर्मेट की, उसे आपको बस ए टू ज़ी हर चीज़ उसकी पता होनी चाहिए कि उसके अंदर क्या चीज़ है, क्यों है, किस पोर्शन के अंदर क्या लिखना है। आपको ये हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको वोलेटाइल रिक्वायरमेंट पे एक पेपर खुद से अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना है, जो आपको पेपर बेटर लगता है। जितना अच्छा पेपर लेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, और उसकी समरी बनानी है। ये दोनों टास्क आपके हैं। अगर ये टास्क आपको असाइन हो गए हैं तो इसका मैं सपोज़ करती हूँ कि आपने इन पे काम स्टार्ट कर दिया होगा। मुझे बार-बार ना कहना पड़े। अभी रिक्वायर हमारा ये इस वीक का हमारा जो कोर्स है, मैं बार-बार आपको ये बता रही हूँ कि बहुत कोई टफ किस्म का कोर्स नहीं होगा, बहुत आसान लेक्चर होगा। जो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक फ़ेज़ पढ़ी थी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, हम उस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। हर स्टेप के अंदर हर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के जो सब प्रोसेसेस हैं, सब प्रोसेसेस की इंडिविजुअल वन बाय वन एक-एक की डिटेल पढ़ेंगे हर लेक्चर के अंदर। स्टार्ट में हमने थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन ले लिया, रिक्वायरमेंट्स होती क्या हैं, सिस्टम इंजीनियरिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या मसले आते हैं, रिक्वायरमेंट्स कितनी कास्ट होती है, कुछ जनरल चीज़ें हमने देख ली पहले 2 लेक्चर्स में। अभी आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक तो रिक्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। आप पहले भी एसई में हम जनरल डिस्कशन के अंदर बहुत दफ़ा देख चुके होंगे, प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं वो डिस्कस करेंगे थोड़ी सी। और बाकी हम जो आरई का प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस जो है उसकी डिटेल करेंगे। डिटेल मीन आपने पूरे कोर्स, हमारा पूरा कोर्स है ही सिर्फ ये वाले टास्क पे होना है पूरा कोर्स में। अब हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको उन लोगों के लिए ओवरव्यू इस इन सारी चीज़ों का दूंगी, जो एक तो जिन लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा था लेकिन उनको याद नहीं रहा, कोई माइंड में नहीं है, तो आपका एक और कुछ लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो नॉर्मल एक स्टेज पे आ जाएं, जिन्होंने ये नहीं भी पढ़ा। हो सकता है कि आपने किसी और टीचर से पढ़ा हो, आपने इसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा हो, आपने इस तरह से ना रीड किया हो, तो आपको एक इसका ओवरव्यू, अब्स्ट्रैक्ट सा ओवरव्यू दिया जाएगा पूरे प्रोसेस का, और उसके बाद हम वन बाय वन हर डिटेल में प्रोसेस करेंगे। हर लेक्चर के अंदर 1 से 2 लेक्चर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेसिटेशन टेक्निक जो अगर लॉन्ग है तो हम इसमें मल्टी 2 लेक्चर्स हो सकते हैं मल्टीपल टेक्निक्स पढ़ने के लिए। अगर स्पेसिफिकेशन लॉन्ग है तो हम इस पे 2 लेक्चर्स, तो हर हो सकता है कि हर एक-एक वीक इन पे हर प्रोसेस पे, सब प्रोसेस पे हो जाए हमारा। प्रॉब्लम्स क्या हैं रिक्वायरमेंट प्रैक्टिस में? We have trouble understanding the requirement that we do acquire from the customers. We often, एक दफ़ा मैं रीड कर लेती हूँ फिर मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगी। We often record requirement in a disorganized manner. We spend far too little time verifying what we do record. We allow change to control us rather than establishing mechanism to control change. Most importantly, we fail to establish a solid foundation for the system or software. क्या क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं? हम जब कस्टमर के साथ, आप कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेते हैं तो रिक्वायरमेंट आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है आप उसे और तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हो। जैसे क्लास में भी मैंने एग्जांपल दी थी। अगर मैंने आपसे कहा है कि मेरा सिस्टम जो है वो इजी टू यूज होना चाहिए, बेटा आपने माइक्स को कोशिश करें कि आप कर लें। अगर मेरा सिस्टम इजी टू यूज होना चाहिए तो आपने इजी टू यूज को अपनी मर्जी से परसीव कर लिया और आपने अपनी मर्जी से उसका मीनिंग लेके वैसे ही बना लिया सिस्टम। तो आपने अंडरस्टैंडिंग, जो मैं बोल रही थी आपने उस अंडरस्टैंडिंग को कुछ और समझ लिया। तो आपको रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करने में मसला होता है कस्टमर की तरफ से जो आती हैं। वी ऑफन रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट इन ए डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। एक रिक्वायरमेंट प्रैक्टिसेस क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर जैसे हो रहा है, एक क्या कि हमें क्लाइंट के साथ, क्लाइंट जो बताता है उसे समझने में मसला होता है। दूसरी चीज क्या चीज है कि जैसे मल्टीपल आपके ग्रुप्स हैं,
कुछ आपके आपने स्टूडेंट से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उसके लिए आपने एक स्टेक होल्डर्स का ग्रुप है, स्टूडेंट का है, एक आपका टीचर का ग्रुप है, एक आपका मैनेजमेंट का ग्रुप है। आपने कुछ रिक्वायरमेंट स्टूडेंट से ली, कुछ आपने फैकल्टी से ली और कुछ आपने मैनेजमेंट से ली। अब ये रिक्वायरमेंट्स आपने कैसे सेव की? आपने डिसऑर्गेनाइज मैनर में, जैसे 2 रिक्वायरमेंट स्टूडेंट की लिखी हैं, बीच में 3 रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की हैं, एक फैकल्टी की है, फिर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है। तो आप इस तरह से लिखते हैं 1, 2, 3 स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, 4, 5 मैनेजमेंट की है, 6 फैकल्टी की कोई रिक्वायरमेंट है, 7 पे फिर स्टूडेंट की कोई रिक्वायरमेंट आ गई है। तो आप इसको डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में नॉर्मली लिखा जाता है। ये प्रैक्टिस है रिक्वायरमेंट, यानी कि ये भी एक मसला है। जब भी आपने रिक्वायरमेंट को लिखना है तो आप उसे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखते हो। उसका क्या फायदा होगा? जैसे फॉर एग्जांपल 1 से लेके 7 तक अगर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी, तो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट को आप कंबाइन एक जगह पे एक सीक्वेंस पे लिखो, बजाय इसके कि हैphazard मैनर में लिखो। अब उसका फायदा क्या होगा? जब आपने सीक्वेंस में लिख लिया है, हो सकता है कि एक रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट की जा रही है, उस वक्त उसी टाइम पे दूसरी रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी था, एज कम्पेयर टू कि अगर आपने 5 और रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट की हैं, 6 नंबर पे जाके वो रिक्वायरमेंट दोबारा से इम्प्लीमेंट की है, तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो आप सेम मिलती जुलती रिक्वायरमेंट्स जो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती हैं, जिनकी डिपेंडेंसी होती है, जो एक साथ करना ईजी होता है, तो आप उन रिक्वायरमेंट को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लेते हो ताकि रिलेटेड रिक्वायरमेंट एक जगह पे हों, आपके लिए काम करना आसान हो। एक प्रैक्टिस ये है कि डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखा जाता है। मैं साथ-साथ एक तो ये बता रही हूँ कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं, ये सारी जो लिखी हुई हैं ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग में मसला आता है, हम डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में करते हैं, लेकिन उन्हें ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करने का क्या फायदा होता है? हम रिलेटेड रिक्वायरमेंट को एक जगह पे लिख लेते हैं। एक जगह पे लिखने से क्या होगा, हो सकता है उस टाइम पे वो रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान था, एज कम्पेयर टू के उसमें डिपेंडेंसी भी आपको समझ आ जाती है। अब जब हैप्पीजेड मैनर में लिखा होता है, तो हो सकता है कि 1, 2, 3 स्टूडेंट रिक्वायरमेंट, 7 पे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट, तो कंफ्लिक्ट फाइंड आउट करना इतना इजी नहीं रहता। वी स्पेंड फार टू लिटिल टाइम वेरीफाइंग व्हाट डू वी डू रिगार्ड। अच्छा, बार बार हम इस पे आगे भी जाके फोकस करेंगे। पहले भी मैंने आपसे बताया है कि रिक्वायरमेंट को सबसे पहले आप जब कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेके आ गए हैं एलिसिट करके, तो आप उसकी एलैबोरेट करते हो, समझते हो, समझ के आप अपनी अंडरस्टैंडिंग करने के बाद आप दोबारा क्लाइंट से मीटिंग करते हो, उसमें कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व करते हो, कोई इनकंसिस्टेंसी या एम्बिग्यूटी है वो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व कर लेते हो। फिर नेगोशिएशन के अंदर आप फिर कंसेंसस पे आ रहे होते हो, फिर आप वैलिडेशन जब कर रहे होते हो, तो फिर इंटरनल वैलिडेशन एक होती है जिसके अंदर आप फिर प्रॉब्लम्स रिक्वायरमेंट्स में से निकाल रहे होते हो। एक्सटर्नल वैलिड थ्रू आउट द प्रोसेस आप कर यही रहे होते हो। एक्सटर्नल वैलिडेशन आप कस्टमर से कहते होगे कि यही चीजें हैं, कस्टमर कोई आइडेंटिफाई कर देता है, तो प्रॉब्लम आप वेरीफाई कर रहे होते हो। सारी चीजों में हमारे यहाँ क्या प्रैक्टिस होती है कि इस चीज पे फोकस नहीं किया जाता। हमारे यहाँ प्रैक्टिस, नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर इस चीज के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। बेटा वेट अ मिनट। अच्छा बेटा, आपने अगर नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि मैम हमें रिक्वायर। जी जी। मैम इस तरह हमें इतनी खास कोई समझ नहीं लगती। अगर आप पॉसिबल है तो वाइट बोर्ड के ऊपर मतलब कि थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर करके समझा दिया करें, बेटा उसामा, जैसे मुझे क्लास में ये होता है। बता, उसामा किस चीज की समझ नहीं लग रही? मैम जैसे ये ऊपर ये लिखा हुआ है ना स्लाइड में, तो आप एक बार के बोलती हैं और एग्जांपल बताती हैं, तो तो बेटा ऐसे मतलब कि एग्जाम्पल को जैसे साथ क्लास साथ में नहीं सुनो होता, ना। हाँ आप हमें बेटा मार्कल के एग्जाम्पल साथ। को बेटा साथ सुनो ना। एग्जाम्पल हमारे इस काम में ना मार्कल का इतना रोल है ही नहीं। मार्कल ठीक है, वो ऑटोमेटिकली यूज टू बंदा होता है तो वो उसमें कर देता है। अभी तक जितना हम काम कर रहे हैं, आप सिर्फ इसमें फोकस करो। मैंने आपको क्लास में भी मैं एग्जाम्पल इस तरह से दे रही होती हूँ, बोल रही हूँ, एक तो चीज आप नोट कर लो, बाद में आपको याद नहीं रहती कि मैं क्या एग्जाम्पल, किस जगह पे मैंने कौन सी एग्जाम्पल दी थी। आप नोट डाउन कर लिया करो। अगर आप खुद डिट्रैक्ट हो जाओगे,
आपने अपना टोटली बाकी सारी चीज़ों से हटा के अपना फ़ोकस लेक्चर के ऊपर रखना है। अगर आप लेक्चर से हट जाओगे, आपका फ़ोकस, आपका माइंड कहीं और चला जाएगा, तो आप ट्रैक पे वापस नहीं आ सकते, फिर आपको लगेगा कि हमारा ऐसे ही गुज़र गया है। अपना कंप्लीटली फ़ोकस लेक्चर पे रखो, अपनी सारी चीज़ें डोर, विंडोज़, अपने माइंड की भी डोर, विंडोज़ बंद करके सिर्फ़ आपने कंसंट्रेट करना है, मैं इस टाइम पे लेक्चर ले रहा हूँ। हमारा क्या व मैक्सिमम 1 आवर है, 1 आवर के अंदर आपने कंप्लीट अपना फ़ोकस इस पे रखना है, कॉपी पेंसिल अपने पास रखें, उसके अंदर अब यहाँ पे आप बताएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहली स्लाइड पे हैं, पहली स्लाइड के अंदर मैं क्या बता रही हूँ, फर्स्ट पॉइंट जो था आप फर्स्ट डार्ट लगा लें, फर्स्ट पॉइंट जो है फर्स्ट डार्ट है। अब मैंने उसमें अंडरस्टैंडिंग के मसले जो बताए हैं, आप जो चीज़ें आपको लग रहा है यहाँ पे नहीं लिखी हुई, तो वो आप लिख लें, साथ एग्ज़ाम्पल कोई देती हूँ मैं, सेकंड पॉइंट में डिसऑर्गेनाइज़्ड मैनर में रिक्वायरमेंट लिखी जाती हैं, ये मसला होता है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। अब मैं कह रही हूँ ये मसला होता है, फिर मैंने बताया कि डिसऑर्गेनाइज्ड का क्या है, जैसे रजिस्ट्रेशन की एग्जांपल दी है कि कुछ रिक्वायरमेंट पहले लिख ली जाए, कुछ बाद में लिखी जाए। सेम ग्रुप ऑफ लोगों की रिक्वायरमेंट जो है वो हमें एक जगह पे लिखनी चाहिए, ताकि बाद में जो इंटरडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट है, जिनका एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है, एट टाइम एक स्टार्ट में इंप्लीमेंट हो जाती हैं, तो वो ज्यादा फायदा होगी। अब ये एग्जांपल अगर मैं दे रही हूँ तो साथ ही आप नोट डाउन कर लें इसका, ये जहाँ पे अब ये चीज़ हो गई है ना, अब हमें जो टाइम, इसमें इतना ज़्यादा बोर्ड का कोई यूसेज भी नहीं है, सिर्फ आपने फोकस अपने को रखना है। अगर फोकस ट्रैक से हट जाओगे, तो फिर आपको लगेगा कि हमें नहीं, समझ ही नहीं आ रही कुछ भी, और इसमें कोई समझने वाली बात भी है सच नहीं है, बहुत सिंपल सी हम डिस्कशन करते हैं आपस में। ओके जहाँ पे मैम। नहीं आता, कोई भी एक एग्जांपल आपको लगता है ना नहीं आई, कुछ चीज समझ नहीं, उसी जगह पे मुझे स्टॉप करके आप कह दिया करें कि ये वाला दोबारा से मैं बता दूं आपको इसका क्या मतलब है। ओके मैम। मैम आप बात भी ऐसे बताते हैं जैसे भी सबक पढ़ा रही हैं। क्या? मैम आप अभी बात बता रही थी ना कि आप हर पॉइंट नोट करो, हम्म। तो ऐसे लग रहा था आपको ये ऐसा समझा रही हैं इतना, मतलब कि बेटा सीधा ऐसे से। क्यों लगता है आपको? मैम आप नॉन स्टॉप। बेटा मैम आपका टीचिंग एटीट्यूड है ना काफी अच्छा है। यार जी आप यूनिवर्सिटी में आ गए हो, अभी तक भी यूएमटी में पढ़ते हो, लेक्चर को सबक बोल रहे हो। नहीं बेटा, चलो मैम ऐसे नहीं, कंटिन्यू करें। आपस में इस तरह से नहीं करें। जो पॉइंट अगर आपको रियल में कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो डेफिनेटली वो मेरे लिए मैटर करती है, और मैं उस चीज़ पे फोकस करूंगी कि आपको क्यों समझ नहीं आ रही। लेकिन उसके लिए आपने खुद से इस तरह से अगर आप लेक्चर को डिट्रैक्ट करके कोशिश करोगे गुजारने की, तो वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है। आप मुझे बताएं कि हमें इस पॉइंट की समझ नहीं चले आई। मैम कंटिन्यू करें। अच्छा, डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर का हो गया कि हम रिक्वायरमेंट को, सेम तरह की रिक्वायरमेंट जो है, एक जगह पे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखते हैं, ताकि जब हमें उसे इम्प्लीमेंट करना हो तो वो आसान हो जाए। वी स्पेंड फॉर टू लिटिल टाइम वेरीफाइंग व्हाट वी डू रिगार्ड। अब इस बात का क्या मतलब है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, रिक्वायरमेंट एलिसिट करके ले आए हैं आप क्लाइंट से, आप उसे एलेबोरेट करते हो, समझते हो उसको। एक स्टोरी उसने बताई थी, उसमें से आपने रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट कर ली, एक्सट्रैक्ट करके आपने लिख ली हैं रिक्वायरमेंट्स, और जब आप वो रिक्वायरमेंट्स राइट डाउन कर लेते हो, तो आप फिर उसको अंडरस्टैंड करते हुए उसमें से आपको और रिक्वायरमेंट मिलती हैं कि अच्छा ये इंप्लीमेंट करने के लिए ये भी करना होगा, ये भी करना होगा, वो सब आप राइट डाउन कर लेते हो। फिर आप क्लाइंट से के पास जाते हो, आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स में लगता है कि ये आपस में कन्फ्लिक्ट है, तो आपने कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने हैं, कंसेंसस पे आना है, कुछ एम्बिग्यूटीज हैं, कुछ रिक्वायरमेंट इनकम्प्लीट होंगी, लाइक आपके पास है कि वो कहता है परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइंड आउट करना परफॉर्मेंस अच्छी का क्या मतलब है, कितने सेकंड में रिजल्ट आना चाहिए। या वो कहता है इजी टू यूज, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा है मेरा सिस्टम इजी टू यूज होना चाहिए, तो आपने फाइंड आउट करना है कि इजी टू यूज का क्या मतलब है। ये सारी चीजें जितनी वो आपको लगता है कि कुछ कमी रहती है, क्लैरिटी नहीं है, तो वो आप फाइंड आउट करते हो, पूरी करते हो। वैलिडेशन में अगेन आप इंटरनल वैलिडेशन करते हो, जैसे रिव्यू कर लिया, एक डॉक्यूमेंट आपने बनाई है, आप डॉक्यूमेंट बनाओगे तो आप खुद एरर निकालना उसमें से इतना इजी नहीं होता है, एज कम्पेयर टू अगर आपने एक असाइनमेंट की है काम, आप अपनी असाइनमेंट अगर अपने फ्रेंड को दे देते हो देखने के लिए, जो बंदा खुद काम करता है वो वो एरर ब्लाइंड हो जाता है, उसको अपने में से गलती नजर नहीं आती। अगर आप किसी दूसरे को दे दोगे तो वो उसमें से एरर फाइंड आउट कर सकता है। आप अपना काम किसी दूसरे को, जैसे मैंने आपसे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में
पेयर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। पेयर प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है, साथ एक बंदा बैठा हुआ है, वो रिव्यू करता जा रहा है। तो सेम इसी तरह अगर आप अपने काम को रिव्यू करवा लेते हो, तो उसमें से एरर फाइंड आउट हो जाती है। तो हमारी इंडस्ट्री में ये बार-बार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एज़ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब आपको पढ़ाई जाती है, तो बार-बार फोकस किया जाता है कि आप ये काम अपनी प्रैक्टिसेज़ में लेके आएँ। मोस्टली क्या होता है कि माइंड में बना होता है, ये सारा टाइम हमारा ज़ाया हो रहा है ये करने में, हम डायरेक्ट जंप कर जाएँ हम इम्प्लीमेंट करने में। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है, लिटिल ऑन प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं सारा टाइम। अब देखें, अगर रिक्वायरमेंट ही आपकी वो ठीक नहीं होगी, अब उन रिक्वायरमेंट को अगर आपने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करते हुए बहुत अच्छा काम कर लिया, तो उसका क्या फायदा होगा? वो तो वेस्ट होगी। अब यहाँ पे आपने रिक्वायरमेंट को अगर ठीक बनाने के लिए ही एफर्ट कर ली, तो लेटर स्टेजेस आपकी वैसे ही बेनिफिशियल हो जाएगा, आपको वो नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ पे वेरिफिकेशन, जो कॉमन इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिस है कि वो वेरीफाई नहीं की जाती, लेकिन एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जब आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, तो आपने रिक्वायरमेंट को वेरीफाई करने पे फोकस करना है। वी अलाउ चेंज टू कंट्रोल अस rather than establishing a mechanism to change control। इसका पॉइंट का मतलब समझ आया है? कोई बताएगा? मतलब कोई फिर चेंज आता है तो आपको पहले चेंज कंट्रोल बोर्ड को अपनाएंगे फिर कोई चेंज करें। बड़ा मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब अगर कोई चेंज आती है रिक्वायरमेंट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त, तो वो चेंज हम्म, सबसे पहले कंट्रोल बोर्ड आएंगे, उसके बाद हम्म, वो चेंज करेंगे। फिजान बताएगा। फिजान यस मैम। बताएं, ये कौन आपकी सा है आवाज नहीं आ रही। फिजान, फोर्थ पॉइंट का मतलब बताएं। मैम इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई चेंज आता है तो देखते हैं कि हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। यानी कि हम जो चेंज को हम मतलब कर सकते हैं, उसको हमें जो हमने मतलब जितना बना लिया उसको हम देखते हैं कि हम चेंज कर सकेंगे या नहीं। अच्छा बेटा, इसका मतलब क्या है? वी अलाउ चेंज टू कंट्रोल अस रेदर देन एस्टेब्लिशिंग मैकेनिज्म टू चेंज कंट्रोल चेंज। ये हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। हम कहते हैं कि इंडस्ट्री, हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे हम रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं, उसके अंदर ये मसले एग्जिस्ट करते हैं। अब एक मसला हमने डिस्कस किया कि अंडरस्टैंडिंग का इशू आता है। दूसरा कि रिक्वायरमेंट्स को डिसऑर्गेनाइज मैनर में लिखा जाता है। थर्ड में हमने कहा कि वेरीफाई करने पे बहुत कम टाइम लगाया जाता है, या वेरिफिकेशन को टाइम दिया ही नहीं जाता, हमें वेरीफाई करना चाहिए। फोर्थ पे हम एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं रिक्वायरमेंट के अंदर, क्या प्रैक्टिस में क्या मसला आता है कि कॉमनली क्या होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक बंदा आता है, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, काम कर रहे हो, एक क्लाइंट आता है, क्लाइंट ने चेंज करना है, वो आपके पास आके कहता है कि ये मॉड्यूल आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो इसको ऐसे ऐसे बना दो। वो चेंज कुछ करता है, तो वो चेंज आप चेंज जो है वो आपको कंट्रोल करता है। आप चेंज के अकॉर्डिंग जब आता है, तो वो आप मॉडिफाई कर लेते हैं अपने काम को। बजाय इसके आपको करना क्या चाहिए, रेदर देन एस्टेब्लिशिंग ए मैकेनिज्म टू कंट्रोल चेंज, आपको चेंज को कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप जब भी चेंज आता है, तो आप अपने आप को चेंज कर लेते हो उसके अकॉर्डिंग, और चेंज को हैंडल करने का कोई भी प्रॉपर मैकेनिज्म आपने नहीं दिया होता। जैसे मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया कि आपके पास एक प्रॉपर चेंज कंट्रोल बोर्ड होना चाहिए, सीसीबी। चेंज कंट्रोल बोर्ड किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो, जब आपकी रिक्वायरमेंट्स फाइनलाइज हो गई हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, उसके बाद अगर कोई क्लाइंट चेंज की बात करता है, तो वो चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म को फिल करेगा, और उस प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू वो चेंज की डिमांड करेगा, और फिर चेंज कंट्रोल बोर्ड देखेगा कि क्या वो एक्सेप्ट करेगा इस चेंज को या नहीं करेगा। अगर वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, तो वो सिंपली रिजेक्ट कर देगा। अगर एक्सेप्ट करेगा, तो उससे क्या कास्ट और टाइम पे इफेक्ट होगा या नहीं होगा। अगर कोई बहुत छोटा सा चेंज है, माइनर सा कोई चेंज करना है, तो वो आप विदाउट एनी एडिशन इन कॉस्ट एंड टाइम आप इम्प्लीमेंट कर दोगे। अगर वो चेंज थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसकी वजह से हमें एफर्ट ज्यादा करनी पड़ती है, तो वो इम्पैक्ट एनालिसिस किया जाता है कि इस चेंज की वजह से हमें कितना और काम करना पड़ेगा। तो
उस के अकॉर्डिंग उसकी कास्ट और टाइम को बढ़ा लिया जाता है और फिर साइन ले लिए जाते हैं। तो आप यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर एक प्रैक्टिस है कि ये ऐसा कोई चेंज कंट्रोल बोर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन आपने जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद आपने प्रॉपर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करनी है, सिस्टमैटिक। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या मतलब है कि आप सिस्टमैटिक तरीके से सॉफ्टवेयर बना रहे हो। अब हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट का जो प्रोसेस हैphazard मैनर में होता है, हम उसको सिस्टमैटिक वे में लेके आ रहे हैं। तो हम कहते हैं जो पहले मसला रिक्वायरमेंट की प्रैक्टिसेस है, उनके अंदर ये इशू एग्जिस्ट करते हैं। अभी हम वो इशू हम डिस्कस वैसे कर पहले रहे हैं। ये वाला कोर्स नहीं था पढ़ना चाहिए? नहीं नहीं बेटा, इसके अंदर आप उसकी डिटेल पढ़ोगे। ये प्री रेक्विजिट होता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो प्री रेक्विजिट होता है इसका। आपको उसमें एक छोटे से पार्ट के तौर पे ये पढ़ाया गया है, अब ये इसको डिटेल अप किया जाएगा। जैसे एक छोटा सा पॉइंट है, आपका इतना सा है, अब आप इसको खोल के अंदर से डिटेल में पढ़ देखोगे कि इसके अंदर क्या चीजें होती हैं। ठीक हो गया। मैम जी मैम ये जो आपने थर्ड वाला पॉइंट बताया, इसमें आपने बताया ना कि एलिसिट करने के बाद मतलब जो सारी रिक्वायरमेंट वगैरह होती है उसको एक्सट्रैक्ट करके हम लिखते हैं, फिर मतलब उसको कस्टमर के पास जाते हैं, तो फिर जो मतलब नेगोशिएशन वगैरह होती है वो करते हैं, वैलिडेशन करते हैं। मैम ये फिर वैलिडेशन और वेरीफाई मतलब इनमें क्या डिफरेंस है? मुझे इस पॉइंट की जरा समझ नहीं आई। बेटा, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन जो जनरली होता है वो उसमें एक फर्क होता है। जैसे एक चीज आप क्या बना रहे हो। अच्छा, पहले इस पॉइंट को मैं बता देती हूँ। इस पॉइंट का मतलब ये है कि आप जो कॉमन हम मसले पढ़ रहे हैं कि इशू ये एग्जिस्ट करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई नहीं किया जाता, हम उस पर बहुत कम टाइम लगाते हैं। अब वेरिफिकेशन हमें एक्चुअल में उनको रिक्वायरमेंट अगर हमारी ठीक हो जाएंगी तो उसके बाद हमारे मसले बहुत कम आ जाएंगे। अगर रिक्वायरमेंट को आपने ठीक से वो नहीं एक्सट्रैक्ट किया तो उसके बाद इश्यूज आएंगे। अच्छा, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन एक जनरल सा उसमें डिफरेंस होता है, और ये चीज बहुत माइनर सा डिफरेंस है, और ये चीज आपसे अक्सर इंटरव्यू के क्वेश्चन में पूछी जाती है। किसी भी जगह पे आप जाते हो तो अगर मैं एक पेन बना रही हूँ, आपको क्लाइंट कहता है मुझे एक ये पेंसिल बना दो। ये पेंसिल को मतलब वो बताता है प्लास्टिक की होनी चाहिए या ग्लास की होनी चाहिए, उसका डायामीटर इतना होना चाहिए। ये चीजें जो भी वो डिस्क्राइब कर रहा है कि ये चीजें इसकी, उसने रिक्वायरमेंट्स बता दी। 1 उसकी प्लास्टिक की होनी चाहिए, 2 उसका डायामीटर 2 mm होना चाहिए, 3 उसका कवर होना चाहिए, 4 उसकी लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, 5 चार्जेबल होनी चाहिए, कुछ भी फॉर एग्जांपल उसमें लाइट होगी ये वो। अब उसने ये 6 रिक्वायरमेंट्स बता दी। अब मैंने उस 6 रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। अब वो 6 रिक्वायरमेंट जो इम्प्लीमेंट हो गई हैं, तो ये वेरिफिकेशन में क्या आता है कि आप जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। और वैलिडेशन क्या है, अब मैंने इसका मेन पर्पस क्या था, ये मार्कर किस लिए बनाया गया था, या बॉल पॉइंट लिखने के लिए। अगर क्लाइंट ने आपको ये रिक्वायरमेंट दी ही नहीं है, तो मुझे तो क्लाइंट ने जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट्स दी थी, एसआरएस में जो रिक्वायरमेंट्स दी थी, कस्टमर जो मांग रहा था, मैंने वो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करके दे दिया और वेरीफाई कर दिया कि कस्टमर ये सारी चीजें पूरी हो रही हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन हो गई है। और वैलिडेशन के अंदर क्या चीज हो रही है कि जिस पर्पस के लिए वो बनाई गई है वो पर्पस पूरा कर रही है। अब कस्टमर ने बीच में लिखने का तो कुछ बताया ही नहीं था कि इस पेंसिल को लिखना भी चाहिए। अगर क्लाइंट ने आपको ये बात नहीं बताई तो आप ये वैलिडेशन में ये चीज आएगी कि आपने वैलिडेट करना है कि जिस पर्पस के लिए वो चीज बनाई गई है वो भी पूरा कर रही है, वो फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। और जो बाकी इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो चाहे पूरी ना हो फिर भी वो वैलिडेट ही होगा। नहीं नहीं बेटा, ये दोनों मिल के आपको कंबाइन दोनों होने चाहिए। एक तो जो कस्टमर क्लाइंट ने जो लिखा है, क्लाइंट ने 1 2 3 4 5 जितनी रिक्वायरमेंट वो तो अंडरस्टूड है, वो मीट होनी चाहिए, तो क्लाइंट तभी एक्सेप्ट करेगा। वो उसको आप एसआरएस एक साइड पे रखते हो, एक साइड पे आप अपने प्रोजेक्ट रखा, फॉर एग्जांपल ये एसआरएस थी और ये पेंसिल आपने रखी, और पेंसिल आपने कहा ये देख लो ये फर्स्ट वाली रिक्वायरमेंट इसमें कवर है, सेकंड वाली रिक्वायरमेंट कि ये ग्लास का इसका वो है टेक्सचर ग्लास का है, थर्ड वाली रिक्वायरमेंट क्या थी कि इसको
इसका डायमीटर 2 mm होना चाहिए, तो वो भी फुलफिल, तो इस तरह से ये वेरिफिकेशन हो गई है। अब वैलिडेशन का क्या मतलब है कि आपने एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपने ये सोचना है क्या ये जिस चीज के लिए क्लाइंट को तो नहीं पता जिस पर्पस के लिए ये बनवाई जा रही है वो पर्पस भी फुलफिल कर रही है। क्या ये चीज आप क्लाइंट वहां में नहीं बता सका तो आपने अब लास्ट पे आप इस तरह से मार्कर बना के दे दोगे, उसे पेंसिल बना के दे दोगे जो लिखती ही ना होगी, तो फिर क्या फायदा होगा उसका। आपने प्रोजेक्ट बना दिया, प्रोजेक्ट में क्लाइंट ने जितनी चीजें मांगी थी वो भी चीजें हो गई, लेकिन वो यूज ही नहीं हुआ, उसका तो वेस्ट हो गया, वो भी अनसक्सेसफुल एक चीज, वो भी एक कैटेगरी में आता है। इवन तो कि आपने कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी है लेकिन वो अनसक्सेसफुल में आया है। आपने वेरीफाई करना है, वैलिडेट करना है कि क्या वो सारी चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं, ये वेरिफिकेशन में आता है। अच्छा, यहाँ तक ये वैलिडेशन और वेरिफिकेशन का डिफरेंस है, और इसको भी डिटेल में आपको यहाँ पे स्लाइड में भी मिल जाएगा, आगे हमारे कोर्स के अंदर आएगा कि स्लाइड के ये मैम एग्जैक्टली ये जो क्या वेरिफिकेशन होती है ये हम मॉडल को तैयार करने के बाद में करते हैं कि इसको हम पहले भी कर सकते हैं, मतलब रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के बाद, है। बेटा इनिशिएशन करने के बाद हम उससे पूछ लें किस चीज की हो रही है। अब रिक्वायरमेंट्स जो की। बेटा मैं बताती हूँ, जब ये डिपेंड करता है कि हम अभी की स्टेज पे हम इस सारे कोर्स के अंदर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के कोर्स में रिक्वायरमेंट्स के रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हमारा फोकस क्या है, हमारी एंड प्रोडक्ट लास्ट तक SRS होनी है, हमारी प्रोडक्ट बनी नहीं है। अभी मैंने जो आपको डेफिनेशन बनाई है वो मैंने आपको जो बताया है वो मैंने कंप्लीट प्रोडक्ट, जब आपका प्रोजेक्ट बन जाता है तो आप वेरीफाई करते हो कि रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट सारी चीजें मीट कर रही हैं या नहीं कर रही। अब यहाँ पे इस स्टेज पे आप क्या करोगे कि आपने अपनी डॉक्यूमेंट को देखना है कि डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी SRS की जो रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल SRS में मैंने आपसे रिक्वायरमेंट्स मांग ली हैं कि इसमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, इसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट फॉर्म में होनी चाहिए, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैंने आपसे मांग ली हैं। अब इस स्टेज पे आपने देखना है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो रही है कि नहीं हो रही। ओके मोस्ट अच्छा, चेंज का पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वी फेल टू एस्टैब्लिश अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर द सिस्टम और सॉफ्टवेयर दैट द यूजर वांट्स टू बिल्ड। अब ये सारे इश्यूज जो होते हैं, अब इसमें क्या है कि हम एक फाउंडेशन नहीं बना पाते एक जो सिस्टम बना रहे हैं। अब डेफिनेटली जब आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ये हम पढ़ रहे हैं कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर जो नॉर्मल प्रैक्टिस है उसके अंदर ये इशू आते हैं, रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, रिक्वायरमेंट डिसऑर्गेनाइज मैनर में लिखी जाती हैं, वेरीफाई नहीं की जाती, रिव्यू नहीं किया जाता, जस्ट लिख के जैसे आप असाइनमेंट डेडलाइन पे सबमिट करवाना चाहते हो जल्दी जल्दी करवा देते हो, और आप का चेंज का कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होता, डिफाइंड नहीं आपने क्या होता है, हैपेजेड मैनर में चेंज किया जाता है। ये सारी रीजन की वजह से सब क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप एक सॉलिड फाउंडेशन नहीं बना सकते अपने प्रोजेक्ट के लिए। रिक्वायरमेंट फाउंडेशन के तौर पर बिहेव कर रही होंगी ना, ये हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है। जितनी आप मेहनत कोर है ये चीज, यहाँ पे जितनी आप एफर्ट कर लेंगे, जितनी अच्छी रिक्वायरमेंट्स बना लेंगे जो कि क्लियर होगी, जिसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी, उनकी बेस पे आप सॉफ्टवेयर जब आगे बनाएंगे तो वो आपका सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर। अगर यहाँ पे ही कोई एरर कुछ मसला रह गया तो आगे आपने बेशक सारा काम सही भी बहुत परफेक्ट कर लिया लेकिन वो इशू प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल हो जाएगा। ये आपकी सॉलिड फाउंडेशन, फाउंडेशन किस लिए यूज किया जाता है, आप जैसे आपने रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, SRS जो है, SRS डिजाइन टीम को भी मिलनी है, डिजाइन टीम ने उसको देख के डिजाइन बनाना है, इम्प्लीमेंटेशन टीम ने मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करना है, फिर उसके बाद टेस्टिंग टीम ने टेस्ट केसेस बनाने हैं, एंड देन जो कस्टमर होता है उसने वेरीफाई करना है कि वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट मीट हो रही हैं जो उसमें लिखी हैं, वो भी उसने SRS को देख के मीट करनी है, देखना है। अब ये सारी चीजें जो होती हैं, इन सारी चीजों की बेस जो है वो SRS बन रही है, SRS को देख के डिजाइन बन रहा है, SRS को देख के इम्प्लीमेंट हो रहा है, टेस्ट केसेस बन रहे हैं, टेस्टिंग SRS को देख के हो रही है, फिर डिप्लॉयमेंट हो रही है, कस्टमर जो है वो SRS को देख के वेरीफाई करता है कि क्या उसकी चीजें सारी पूरी हुई हैं कि नहीं। तो आप एक प्रॉपर सॉलिड फाउंडेशन बनाने में फेल हो जाते हो, ये सारे इश्यूज आते हैं। तो मैं अब ये परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट और यूसेबिलिटी ये बाद में आएंगी इम्प्लीमेंटेशन के कौन बाद, सी? ये जो अभी नहीं बता रहे बेटा, हो रिक्वायरमेंट में, तो रिक्वायरमेंट इसकी जो यहाँ पे अभी तक तो मैंने परफॉर्मेंस और यूजिबिलिटी की बात नहीं की। अगर आप पिछले वाले लेक्चर में से पूछ रहे हैं फिर मैं बता देती हूँ कि कैसे पूछ रहे हैं। यस मैम, वो
पहले लेक्चर के बारे में बता रहा हूँ कि बेटा अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन का बताया ना, तो इसके बाद हम हम्म, परफॉर्मेंस देखेंगे ना, जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो उसके बाद हम यूसेबिलिटी भी यहाँ देखेंगे। तो ये यूजिबिलिटी इसके साथ ही होगा परफॉर्मेंस या हम एक बाद में चीज होती करेंगे? है। बेटा एक चीज है, जब मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगी, मेरे पास एक चीज आ गई है, तो मैं उसको मेजर कर सकती हूँ कि इसमें परफॉर्मेंस कितनी है। यहाँ की स्टेज पे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हमने क्या देखना है, मैं अपने डॉक्यूमेंट को देखूंगी, मेरी डॉक्यूमेंट के अंदर परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है, अच्छा लिखी हुई है। अब वो लिखी जो हुई है, जो स्टेटमेंट आपने लिखी है, उसके अंदर आपने ये तो नहीं लिखा मेरा सिस्टम को की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल गुड परफॉर्मेंस। अब गुड एक वेग टर्म है, सबके लिए डिफरेंट है, आपने इसको क्वांटिटेटिव वे में लिखना चाहिए। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बात की थी, रिक्वायरमेंट को जितना हो सके आपने नंबर्स की फॉर्म में लिख लें, आप रिक्वायरमेंट्स को मैथमेटिकल फार्मूला ऐड कर लें, पिक्चर्स ऐड कर लें, टेक्स्ट ऐसे वर्ड्स यूज करें जिनके मल्टीपल मीनिंग्स ना हों, और जहां तक हो सके क्वांटिटेटिव वे में लिखें। तो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट एसआरएस के अंदर, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, यूजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ये आएंगी। आपने इनको डिस्क्राइब करना है, तो आपने कितने अच्छे से आपने इस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है कि लेटर ऑन हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस अगर लिखा हुआ है, तो अच्छी परफॉर्मेंस को हम वेरीफाई नहीं कर सकते, हमें नहीं पता, वो बंदा कहेगा, क्लाइंट जो है वो कहेगा कि मैंने अच्छी इतनी नहीं मांगी थी, मुझे नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा था कि 10 सेकंड के बाद रिजल्ट आए, मेरे माइंड में ये था कि 1 सेकंड के बाद रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर आपने लिखा हुआ है कि 10 सेकंड के अंदर आउटपुट आनी चाहिए, तो फिर आप इस टर्म को वेरीफाई कर सकोगे। आप कहोगे कि वेरीफाई करके देख लो, हम एसआरएस के अंदर ये चीज हमने लिखी थी कि 10 सेकंड में रिजल्ट आएगा, और अभी आप क्या है, आप वेरीफाई कर लो कि प्रोजेक्ट के अंदर 10 सेकंड के अंदर रिजल्ट आ रहा है, रिपोर्ट जनरेट हो रही है या नहीं हो रही। तो आपने इसी प्रोजेक्ट, इसी एसआरएस के ऊपर साइन किए थे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट यही था, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितनी चीजें थी वो हमने इम्प्लीमेंट करके दे दी हैं। ओके मैम। मैम ये एसआरएस में हम सिर्फ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे, या हमें हार्डवेयर की तरफ भी जाना पड़ेगा? मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई इस तरह का प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें हमें हार्डवेयर को भी मेंटेन करना है, तो क्या हम उसको भी रिक्वायरमेंट में बेटा लेकर आएंगे अपनी? उसका सेपरेट एक पोर्शन होता है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है, उसमें हम सिर्फ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, कंप्लीटली सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर का एक छोटा सा हो सकता है, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरा मेरा प्रोजेक्ट जो है वो एंड्रॉयड पे रन करेगा, मेरा विंडोज पे रन करेगा। अगर विंडोज पे रन कर रहा है, तो मैं कहती हूँ ये एक्सटर्नल कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से पे चल रहा है। उसके बाद हार्डवेयर, ये अगर कोई यूज हो रहा है, तो आप सिर्फ उसे डिस्क्राइब एक लाइन में, 2 लाइन में बता दोगे कि ये इस हार्डवेयर को यूटिलाइज करेगा। अगर हार्डवेयर का एक सेपरेट आप सिस्टम बना रहे हो ना हार्डवेयर का, यहाँ पे आप हार्डवेयर सिस्टम नहीं कोई बना रहे, हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो हम सॉफ्टवेयर सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर हार्डवेयर सिस्टम खुद से बना रहे हो, अगर आप अपने सिस्टम के अंदर यूटिलाइज कर रहे हो, वो तो आप बना बनाया ले रहे हो ना किसी से सिस्टम, वो तो आएगा। जैसे आपने सिस्टम इंजीनियरिंग पढ़ी थी ना, स्टार्ट में मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया था, सिस्टम इंजीनियरिंग होता है, फिर हम उसको आर्किटेक्चर डिजाइन बनाते हैं, जिसमें हम सब कंपोनेंट्स बना देते हैं। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल मेरे सिस्टम में 2 हार्डवेयर हैं, 3 सॉफ्टवेयर हैं और कुछ नेटवर्क्स हैं, इस तरह से अटैच हुआ हुआ है, मैं सब डिवीजन कर देती हूँ सिस्टम की। फिर हार्डवेयर वाले सिस्टम बनाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को दे देती हूँ, सॉफ्टवेयर वाले सिस्टम बनाने के लिए मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट को दे देती हूँ, फिर नेटवर्क वाला सिस्टम बनाने के लिए मैं किसी और को दे देती हूँ। देन सारे सिस्टम बनने के बाद वो आपस में अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपने सॉफ्टवेयर वाला सिस्टम जो है वो हार्डवेयर के साथ अटैच होना है, तो उसको सिर्फ एक मेंशन कर दिया जाएगा, ये हार्डवेयर पे डिपेंडेंट है, ये हार्डवेयर बन के आएगी तो ये इसके साथ अटैच होकर काम करेगा। अगर आप खुद से बना नहीं रहे, तो उसकी रिक्वायरमेंट के रिलेटेड हम बात नहीं कर रहे यहाँ पे। ठीक है, तो वो फिर आगे हम उसको मतलब पास ऑन करेंगे एज ए प्रोजेक्ट में, तो फिर वो हार्डवेयर जो रिक्वायरमेंट्स मेंटेन करते हैं वो इसको मैनेज करेंगे। वो हार्डवेयर वाले सेपरेट जो हार्डवेयर बिल्ड कर रहे होंगे, वो उनके रिलेटेड वो सारी बातें होंगी। हम सॉफ्टवेयर सिर्फ हम उस हार्डवेयर पे रन होने वाला सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और हम अपना सॉफ्टवेयर बना के हमें ये माइंड में रखना है कि ये इस हार्डवेयर पे चलना है, तो इसके कंपैटिबल हो, इसके साथ चल सके। तो आप सिर्फ मेंशन कर देते हो कि इस सिस्टम जो डिपेंडेंसीज और जो सेक्शन जे वाले होते हैं, इसमें आप मेंशन कर देते हो कि हमारा सिस्टम इस पे डिपेंडेंट होगा और इसे इसके साथ काम करना है, वो चीजें आप इसमें
डिस्क्राइब कर देते हो ओके उस सेक्शन में। ठीक है। रिक्वायरमेंट और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? मैनी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आर्ग्यू दैट बिल्डिंग सॉफ्टवेयर इज सो कंपेलिंग दैट वी वांट टू जंप राइट इन। ये भी आपने पहले पढ़ी हुई हैं, मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब दोबारा से बता रही हूँ। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट का क्या मतलब होगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इतना, डेवलपर्स को इतना शौक है काम करने का कि आपके पास कोई भी चीज़, कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जैसे उनको डेवलपमेंट का बहुत शौक होता है और वो उनको लगता है कि डेवलपमेंट ही सारी चीज़ होती है। तो वो क्या, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपके पास कोई एक चीज़ आई है इम्प्लीमेंट करने के लिए, आप डायरेक्ट उधर चले जाते हो। आप सोचना, आपके माइंड में ये आता है, फॉर एग्जांपल उसने लॉगिन की रिक्वायरमेंट आपको दी है, तो बजाय इसके लॉगिन का आप सोचो, आपको उसका डिज़ाइन बनाओ, आप फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट की तरह, डेवलपर का ज़हन क्या होगा, वो डायरेक्टली सोचेगा अच्छा इसके लिए मैं ये वाला बटन बना के और इसके बैकएंड पे ये वाला कोड लगा दूंगा। तो ये चीजें आप डेवलप एज कुछ डेवलपर्स जो हैं वो कहते हैं कि उनको इतना शौक होता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करना चाहते हैं कि डेवलपमेंट हम स्टार्ट करते हैं, बस हमारे पास थोड़ी सी रिक्वायरमेंट कोई आए, हम डेवलपमेंट स्टार्ट। और उनका क्या, जो डेवलपर्स का माइंड सेटअप क्या होता है कि जैसे थिंग्स विल बिकम क्लियर एज वी बिल्ड द सॉफ्टवेयर। जब हम बनाते हैं तो चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। स्टार्ट में चीज़ें क्लियर ही नहीं होती, जब हम बनाना शुरू करेंगे तो क्लियर होंगी, तो इसलिए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाना स्टार्ट कर दें, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। ये उनकी थिंकिंग है। प्रोजेक्ट stakeholders will be able to better understand what they need only after examining earlier literature। और उनका माइंड क्या है कि जो प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो कि बनवाने वाले हैं, फॉर एग्जांपल वो उनको जब आप थोड़ा सा पोर्शन बना लेंगे तो देन चीज़ें क्लियर होना शुरू होंगी। स्टार्ट पे उन्हें क्लियर ही नहीं है तो वो रिक्वायरमेंट्स को में क्लैरिटी हम नहीं लेके आ सकते। एक तो वो कहते हैं कि उनको शौक बहुत होता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव कर देते हैं, पहले दोनों स्टेप को डिस्कार्ड कर देते हैं। दूसरा क्या होता है कि वो कहते हैं कि जब सिस्टम बनेगा तो क्लियर हो जाएगा, चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएँगी, और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जब वो कुछ थोड़ा-सा यूज़ करेंगे, अर्ली इटरेशन 1-2 पार्ट उन्हें मिलेगा, फिर उन्हें चीज़ें क्लियर होना शुरू होंगी, वो हमें बताएँगे कि वो क्या चाह रहे हैं। आगे क्या है, थिंग्स चेंज सो रैपिडली दैट द रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। और क्या, ये डेवलपर्स ये सारी बातें कर रहे हैं कि चीज़ें इतनी जल्दी चेंज हो जाती हैं, बार-बार चेंज आता है, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। हम इतनी ज़्यादा एफर्ट जो है वो रिक्वायरमेंट को मैनेज करने में, वेरीफाई करने में, वैलिडेट करने के में रिक्वायरमेंट को, फिर उसके बाद हम इसको राइट डाउन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, रिक्वायरमेंट में हम एलैबोरेट करने में ये सारी टाइम लगा रहे हैं, तो ये इतना ज़्यादा टाइम लगाना वेस्ट है। द बॉटम लाइन इज़ producing a working program and that all else is secondary। ओवरऑल मकसद क्या है कि हमने एक वर्किंग सॉफ्टवेयर बनाना है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं, रहने दो। अब ये क्या पॉइंट्स हैं, पहले हमने कुछ डिस्कस किए हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम कहते हैं डेवलपर्स का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। डेवलपर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि डेवलपर्स कहते हैं, एक तो उनको बहुत शौक होता है, वो डायरेक्ट उसी, उनकी फील्ड है तो वो उसी में जंप कर जाते हैं। दूसरा कि वो कहते हैं जब बनाएंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उनको एक तो मॉड्यूल बना के देंगे, देन उन्हें समझ आना शुरू होगी, फिर वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बता सकेंगे। और जब चेंज ही होना है रिक्वायरमेंट ने, तो हमें रिक्वायरमेंट को वेरीफाई करने, लिखने, नेगोशिएट करने और ये सारा काम करने, इतनी ज़्यादा एफर्ट करने में ये सारा वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि चेंज हो जाना है तो हमें नहीं करनी चाहिए। ओवरऑल जो हमारा मकसद है वो एक वर्किंग सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हम ये सारी चीज़ें बाकियों को सेकेंडरी चीज़ें हैं, तो हम अपने मेन चीज़ पे फोकस करें। ये डेवलपर्स के आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ हद तक ठीक भी हैं जब सॉफ्टवेयर्स बहुत छोटे होते हैं। जब आपको, जैसे आपके इधर कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स कर लेता है तो वो सॉफ्टवेयर हाउस बनाता है और सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर देता है। एक बंदा है, उसने प्रोग्रामिंग का कोई कोर्स करके वो सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। 3 से 4 लोग, जैसे आप 4 फ्रेंड्स आपस में मिलके एक सॉफ्टवेयर हाउस बना लेते हो, तो आप जब प्रोजेक्ट बहुत छोटे होते हैं तो उस वक्त ये सारी बातें कुछ हद तक ठीक भी हैं। लेकिन as software grows in size and complexity, these arguments begin to break down and can lead to a failed software project।
जैसे-जैसे प्रोजेक्ट बढ़ते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। अब आपने एक बहुत सिंपल सी चीज़ है तो आप उसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन जैसे इंटरडिपेंडेंसी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। एक प्रोजेक्ट के अंदर 1000 रिक्वायरमेंट है जो आपने इम्प्लीमेंट करनी है, और वो रिक्वायरमेंट इंटरडिपेंडेंट है और उनमें चेंज आता है। जब चेंज आता है तो आपको ये भी नहीं पता चलता, अगर आपने प्रॉपरली उसे मैनेज नहीं किया, आपने ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स नहीं बनाया हुआ, तो चेंज आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा वो चेंज कैसे प्रोपेगेट कर रहा है, किन-किन और रिक्वायरमेंट को डिपेंडेंट है, और उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट, क्या चेंजेस हो सकती हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं देखेंगे, आप डायरेक्ट चेंज को इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ये सारी चीज़ें कुछ हद तक ठीक है, छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए आप कर सकते हो, लेकिन जब प्रोजेक्ट का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो हमें प्रॉपर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, सिस्टमैटिक तरीके से रखने के लिए। इसमें कोई इश्यू है यहाँ तक? नो मैम। आप ये चीज़ें तो नहीं भूलेंगी कभी? नो मैम। अभी तक इंशाल्लाह कभी नहीं भूलूंगा। अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स आपने पढ़े हैं कि रिक्वायरमेंट ये सारे हम प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में ये इशू आते हैं, क्या कौन-कौन से थे मुझे बताएं? कौन बताएगा? जो आज पीछे करें ये बता। तो लास्ट वाली स्लाइड आपने बोली है। कि जो मैंने लास्ट 2 स्लाइड्स थी, मैं इनमें सिर्फ प्रॉब्लम्स बता रही थी कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो नॉर्मल प्रैक्टिस है, जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की जा रही है, उसके अंदर ये इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। वो कौन से इश्यूज थे? मैम एक मैम मैम इशू तो उसमें ये ये होता था है कि कि उसमें मतलब जो रिक्वायरमेंट हम कस्टमर हम वो सही तरीके से रिक्वायरमेंट, दूसरी जो रिक्वायरमेंट हम डिसऑर्डर मैनर के अंदर अरेंज कर देते हैं। मतलब कोई रिक्वायरमेंट पहले लिख दी और उसी जो उस मॉड्यूल के अंदर रिक्वायरमेंट आती थी वो हम एंड पे लिख दी डिसऑर्गेनाइज मैनर। हम्म और इससे इसके बीच में ये जो चेंज आता है वो डायरेक्ट डेवलपर खुद से कुछ कर देते हैं, खुद नहीं कर सकते, वो चेंज कंट्रोल बोर्ड में चेंज हम्म लाते हैं। रिक्वायरमेंट वेरीफाई नहीं होती। ये हम्म वो वो फाउंडेशन सॉलिड हमें अपने स्ट्रॉन्ग में होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट हम गैदर नहीं करेंगे तो एक फिर सॉफ्टवेयर की सॉलिड फाउंडेशन नहीं बनेगी, मतलब बेस नहीं बनेगी। यही अच्छा, और डेवलपर्स क्या सोचते हैं? मैम डेवलपर्स डेवलपर कहते हैं जो सारा काम हमारा है। वो जी हम्म मैम जैसे कहते हैं हम काम करेंगे तो उसके साथ साथ समय लगती जाएगी, इस तो तरह का। क्या सही कहते हैं? डायरेक्टली वो नहीं रिक्वायरमेंट मैम, पूरी वो कह गलत कहते हैं। वो तो डेवलपमेंट डेवलपर तो और वो कहते हैं कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर बना लेंगे तो चीज़ें खुद ही क्लियर होने लग जाएंगी और स्टेक होल्डर को भी पता चल जाएगा और कि उसमें और क्या क्या चेंजिंग होनी चाहिए। अच्छा, मैम ये और गलत बात है। हम्म और फिर मैम ये है। और वेस्ट ऑफ टाइम और होता है, वो कहते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का मैम सारा वेस्ट ऑफ प्रोसेस। टाइम किस तरह होता है? वो तो पागल हैं, कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम होता है। तो मैम बेटा ये आप कौन इस सा तरह कोई हम पागल कह के तो आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, आप अपनी बात को प्रूव करने के लिए पागल तो नहीं कह सकते, वो तो आप प्रूव, अपने मैं करने लगा प्रूव क्या हो गया? मैम बात तो सुनो। जी जी करें। मैम ये सिविल वाले जोन से होते हैं, ये मैकेनिकल वाले जोन से होते हैं। ये पहले एक बनाते हैं, खाका बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं हम्म हर चीज का, हम्म फिर उसके ऊपर करते हैं। हम्म ठीक है, तो इसी तरह हमारी फील्ड में भी ये जरूरी है कि हम ये करें, क्योंकि अगर ना करेंगे तो जैसे वो नहीं, अगर नक्शे के बगैर काम करना शुरू कर देंगे तो वो तो काम गलती होना है। हम्म, तो तो हमें ये बहुत ज्यादा वैसे भी पर हम्म ये ज्यादा फेल होता है। सॉफ्टवेयर वाला जोन से प्रोजेक्ट है, ज्यादा फेल होते हैं। ज्यादा हमें फेल अपनी होने की मदद रीजन करनी भी है। ये है कि हम इन ये है सारी कि चीजों को हमारे पास काम नहीं रिक्वायरमेंट करते। नहीं होती हैं। हाँ जी। हमने तो सिस्टमैटिक मैम तरीके अगर से हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सिस्टमैटिक तरीके से सारे काम नहीं किए होते। तो मैम इस तरह ही अगर हम चाहते हैं कि मैम वो भी तो फिर टाइम का जाया ही होना हुआ ना, कि एंड पे जाके फेल हो जाना है। हम्म रिक्वायरमेंट से बगैर उस पे काम शुरू कर अच्छा, देंगे तो उस पे ज्यादा तो टाइम बंदा उससे जाया हो बचने के जाता है। लिए ये काम कर ले। कैसे?
अच्छा, हाँ जी, रिसर्च क्योंकि से सारा साबित कुछ हुआ तैयार है हो गया होता है। कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं वो प्लानिंग पे ज्यादा टाइम लगाते हैं ना। फॉर एग्जांपल आपके 2 ग्रुप्स हैं, आपकी क्लास के मैं 2 ग्रुप्स बना देती हूँ। एक ग्रुप जो आपको दोनों को एक मैंने टास्क दिया हुआ है। अब एक ग्रुप जो है ना वो 10 डेज का टास्क है, 2 ग्रुप्स हैं। अब 10 डेज में से ना एक ग्रुप जो है वो डायरेक्ट जो है वो टास्क को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देता है, वो इम्प्लीमेंट की तरफ चला जाता है। एक ग्रुप जो है वो प्लानिंग करने में ही 3 दिन लगा देता है। 3 दिन प्लानिंग करने में लगते हैं। अब इन्होंने तो इम्प्लीमेंटेशन पहले दिन से ही स्टार्ट कर दी थी। अब ये जो है वो आगे चले गए हैं। अब इन दूसरे ग्रुप को लग रहा है, ग्रुप बी को, कि हम तो बहुत पीछे हैं, हम तो अभी तक वो सोच रहे हैं हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन लेटर ऑन ये रिसर्च से प्रूव हुआ है कि जो लोग प्लानिंग में ज्यादा टाइम लगाते हैं उनके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं। ये बात मैं अपने से नहीं कह रही, ये रिसर्च ने मैं प्रूव मैं की हुई मैं है। भी वही कह रहा हूँ ना कि अगर जी बेटा, मैं हम आपके बना लेते हैं आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए बन एक बात दे रही हूँ कि ये चीज जो लोग प्लानिंग में ज्यादा टाइम लगाते बन हैं के वो अगर ज्यादा गलत हो जाए तो फिर भी तो टाइम का जाया ही है, वो टोटली फिर सारा भी तो वेस्ट हो। वेस्ट ऑफ टाइम है। अब जैसे ग्रुप ए ने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया था, अब बीच में आके ये कहीं किसी जगह पे स्टक हो जाएंगे और रुक के फिर उनको टोटली कुछ समझ नहीं आएगा आगे कैसे चले, फिर वो दोबारा से स्क्रैच पे स्टार्ट पे आ जाएंगे। और ये लोग जिन्होंने प्लानिंग करके पहले सोचा था कि ये इशू आ सकता है और उस इशू को सोचते हुए उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया था, तो उन्होंने प्लानिंग करके पहले ही सोच लिया हुआ था, अब वो स्मूथ वे में चलते जाएंगे। मैम अगर कोई प्रोजेक्ट है मतलब 10 डेज का, तो एक ग्रुप उसमें 6 to 7 डेज उसकी सिर्फ रिक्वायरमेंट पे लगा देता, तो इस तरह तो हमारा एक तो प्रोजेक्ट भी टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, दूसरा अर्ली स्टेजेस पे ही हमारा प्रोजेक्ट मतलब खराब हो जाए। मतलब 10 डेज के अंदर हम कितना डिलीवर करें? 10 डेज के अंदर अगर आप 7 डेज रिक्वायरमेंट पे लगा देते हो तो वो है, लेकिन 7 डेज आप कैसे रिक्वायर, आपने 10 डेज में से डिवाइड करना है ना। आप 10 डेज के अंदर से फॉर एग्जांपल आपने 3 डेज भी लगा दिए हैं, बाकी आपके पास 7 डेज बचे हैं, उनमें से अगर आपने 2 डेज रिक्वायरमेंट पे लगा दिए हैं, 3 डेज आपने एलाबोरेट डिजाइन करने में लगा दिए हैं, 5 डेज हो गए, 5 डेज हमारे निकल गए हैं, बाकी 5 बचे हैं 5। अब जब आपके पास डिजाइन बन चुका है ना, क्लियर रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके पास डिजाइन बन चुका है और उस वक्त आपको ये इम्प्लीमेंट करना इतना आसान हो जाएगा कि आप 1 डे के अंदर वो सारी चीजें उसको, जो आपके पास डिजाइनिंग आ गई है उसको कोड कर लेंगे। आपके पास सूडो कोड तक आ चुके होते हैं, आपने जस्ट उसे ट्रांसलेट करना होता है, तो वो कोडिंग इतनी आसान हो जाएगी कि आप 1 डे के अंदर उसे एनकोड कर देंगे। मैम इसमें ये चीज कह सकते हैं ना कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जो चीजों को जल्दी समझ लेता है, उसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता। बेटा अंडरस्टैंडिंग कैसे आती? मैम प्लानिंग जो करनी है, जो जितनी जल्दी जी जितनी अच्छी जी, प्लानिंग करेगा, वो जितना चीज अच्छा है समझेगा। वो, लेकिन जल्दी समझेगा की भी बात है, लेकिन क्या उस चीज में है, अगर आपने उससे समझने को टाइम नहीं है, आपने डायरेक्ट उसको स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर आपने प्लानिंग पे, जो प्रोजेक्ट मैनेजर प्लानिंग पे ज्यादा टाइम देते हैं तो उनके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज पे आप असाइनमेंट बनाने लगे हो, आप सोच लोगे कि मेरी असाइनमेंट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम, अच्छा मैं इसको ना इन इन 5 रिसोर्सेज से सर्च करूंगी, पहले मैंने इन जगह से सर्च करना है, सर्च करने के बाद मैंने डाटा कलेक्ट करना है, डाटा कलेक्ट करने के बाद मैं उसमें से अंदर में से कुछ चीजें डिस्कार्ड कर दूंगी, फिर मैं रिफ्रेश कर लूंगी। और अच्छा अगर मुझे इसमें से ये चीज ना मिली, अगर मेरा इंटरनेट ना चला तो मैं क्या करूंगी। अब आपने इसी टाइम पे रिस्क भी सोच लिया, ये इशू हो सकते हैं, फिर मैं ये कर लूंगी। अब एक बंदा जिसने डायरेक्ट स्टार्ट कर लिया वो बार बार आइटरेट करेगा, बार बार वापस आएगा। जो बंदा पहले से प्लानिंग जिसने कंप्लीट करके, तो उसका काम स्मूथली चलेगा। ठीक है मैम। अच्छा, इन सब इश्यूज का सॉल्यूशन क्या है? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। जो भी मसले आते हैं इनका सॉल्यूशन, जो हमने प्रीवियस मसले इश्यूज पढ़े हैं उसको हम देख लेते हैं। क्या इश्यूज थे? ये अंडरस्टैंडिंग का डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखा जाता है, वेरीफाई नहीं किया जाता, चेंज हैप्पैज़ार्ड मैनर में किया जाता है, कोई सॉलिड फाउंडेशन नहीं होती है आपके पास। ये सारे जो भी इश्यूज हैं इन सब का सॉल्यूशन जो है वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है। अ, अगर आप प्रॉपर तरीके से रिक्वायरमेंट, सिस्टमैटिक तरीके से रिक्वायरमेंट गैदर करते हो तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो, आपकी रिक्वायरमेंट अच्छी होंगी तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। begins during the communication activity and continues into the modeling activity। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में क्या होता है, आपका जब आपने
क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है, यहाँ से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल आपने अर्ली स्टेज पे अब जस्ट अंडरस्टैंड करते हो, आप क्लाइंट की साइट पे जाके सिर्फ साइट को देखते हो, तो ये भी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हो। तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है और आप डिजाइनिंग तक मॉडलिंग जो कर रहे हो आता रहती है। बिल्ड्स अ ब्रिज फ्रॉम द सिस्टम रिक्वायरमेंट इनटू सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। डिजाइन और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप हो रही होती हैं। आइडली ये दोनों सेपरेट होने चाहिए, लेकिन रियलिटी में जब आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट आ जाती हैं, आप उनको डिजाइन बनाना शुरू कर देते हो, फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हो, ये ओवरलैप हो रही होती हैं। Allows the requirement engineer to examine the context of the software work to be performed, the specific needs that the design and construction must address, the priorities that guide the order in which work is to be completed, the information, function, and behavior that will have a profound impact on the resultant design. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है वो हाँ, उसकी वजह से वो अलाउ करती है आपको रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स को कि वो एग्जामिन करता है। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंपनी है, कोई कोई भी इंडस्ट्री है, वो कहती है कि हमने बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अपने एम्प्लॉयज के लिए स्टार्ट करना है। पहले बायोमेट्रिक नहीं हो रहा, आप क्या करते हो, आप उसको विजिट नहीं करते, आपने वैसे ही जाके आपने देखा बनाया और बना के आप जाके उसके बायोमेट्रिक लगा के आ जाते हो। आपने उनको सॉल्यूशन दे दिया। अब उस इंडस्ट्री में 1000 जो थे एम्प्लॉयज हैं, 1000 एम्प्लॉयज, उनका इन टाइम जो है 9 o'clock है। 9 o'clock पे 1000 एम्प्लॉयज में से फॉर एग्जांपल कुछ लोग आ रहे हैं, 100 बंदे 9 o'clock पे 100 बंदे आपके पीछे खड़े हैं। तो आप ये अटेंडेंस मार्क करते 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 तो लास्ट पे आने वाला जो बंदा है उसका तो 1 hour वैसे ही लेट हो जाएगा, अगर आपने एक बायोमेट्रिक डिवाइस लगाई है। अब आपने वहां पे इस जगह पे मसला क्या हुआ है, आपने कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड नहीं किया, आपने देखा नहीं है। आपने पहले सबसे पहले आप उस जगह पे जाते हो जो आपसे सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हो, आप उन्हें अंडरस्टैंड करते हो कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज होना है, किस एनवायरनमेंट में ये यूज होना है। अब वहां पे 1000 एम्प्लॉयज थे, तो आप क्या करते हैं, आप 4 से 5 डिफरेंट जगहों पे बायोमेट्रिक डिवाइसेस लगा देते, जो कि आपस में इंटीग्रेट होती हैं, जिनके रिजल्ट कंबाइन होकर एक जगह पे वो आ जाते हैं कि कितने एम्प्लॉयज अटेंडेंस है प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर आपने एक डिवाइस लगा दी तो उसमें तो पिछले लास्ट पे आने वाला बंदा वैसे ही 1 hour उसका डिले एंट्री होगी। आपने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड नहीं किया। रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो होते हैं सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी स्पेसिफिक नीड्स को देखते हैं, डिजाइन करते हैं, प्रायोरिटीज देखते हैं कि किस किस ऑर्डर में काम करना चाहिए। एक काम क्या होता है कि आपने खुद से देखना है, जैसे एक घर है, एक घर की बेसमेंट अगर उसमें बनानी है तो सबसे पहले उसकी बेसमेंट पे काम स्टार्ट में आपने उसको रखना है, आपने आर्किटेक्चर के अंदर बनाना ही ऐसे है कि उसकी बेसमेंट हो। अगर आपने स्टार्ट में नहीं आर्किटेक्चर ऐसा नहीं लिया जिसमें बेसमेंट, तो बाद में आप ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह आपने प्रायोरिटीज में कुछ आर्किटेक्चर, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होंगी जो बेस बना रही होंगी प्रोजेक्ट की, तो आप उसमें डिसाइड करते हो कि ये बेस स्टार्ट में होंगी रिक्वायरमेंट, प्रायोरिटाइज करते हो। कुछ क्लाइंट की तरफ से होती है, जो मॉड्यूल वो पहले चाह रहा है तो उसे आपने पहले इम्प्लीमेंट करके देना है। इंफॉर्मेशन, फंक्शन, बिहेवियर, आप ये सारी चीजों को रिक्वायरमेंट इंजीनियर नोट डाउन कर रहा होता है। रिक्वायरमेंट, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं इंडस्ट्री में, रिक्वायरमेंट की प्रॉब्लम की वजह से प्रोजेक्ट्स अनसक्सेसफुल होते हैं, फेल हो जाते हैं, टोटली वेस्ट होता है, तो आपको सबसे ज्यादा एफर्ट इस स्टेज पे करनी पड़ती है। अब एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर, अगर आप ये सारी प्रॉब्लम जो हमने पढ़ी हैं इनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हो, अगर आप इनसे सेव होना चाहते हो, ये इश्यूज को से रीड हासिल करने के लिए आप क्या करते हो कि आप प्रॉपर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करते हो। प्रॉपर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है, सिस्टमेटिक वे में हम रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे। अब वो सिस्टमेटिक वे ये है कि हम इन 7 सब प्रोसेसेस को फॉलो करेंगे। रिक्वायरमेंट में हम इंसेप्शन करेंगे, लिस्ट करेंगे, एलेबोरेशन करेंगे, निगोशिएट करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। इंसेप्शन के अंदर क्या होता है, जनरल बताती हूँ कि इंसेप्शन आपने हमने 1 by 1 इन सारे प्रोसेसेस की डिटेल पढ़नी है।
आज के लेक्चर में हम सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे। इंसेप्शन में क्या होता है, आप क्लाइंट के साथ, जैसे एक रेलवे का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपके पास आया है, तो आप वहाँ पे जाओगे, देखोगे, अंडरस्टैंडिंग डोमेन नॉलेज हासिल करोगे, आप देखोगे कि वो क्या-क्या होता है उसमें, कौन से सब प्रोसेस, उनके प्रोसेसेस, कौन सी टर्म्स यूज़ हो रही हैं, कितने ट्रैक्स हैं, वो वर्ड्स क्या यूज़ करते हैं और क्या वहाँ के लोगों से, और फिर देखते हो कि मुझे कौन-कौन से ग्रुप से इंफॉर्मेशन लेनी है। जैसे अगर आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बना रहे, रजिस्ट्रेशन के सिस्टम को ऑटोमेट कर रहे हो, तो आपको स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन लेनी है, रजिस्ट्रार से लेनी है, और आपने फैकल्टी से इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल लेनी है। तो आप देखते हो कि मुझे इसके लिए आप सारे स्टूडेंट से तो नहीं आप इंफॉर्मेशन ले सकते। आपने कोई रिप्रेजेंटेटिव, अगर यूनिवर्सिटी में 50,000 स्टूडेंट है, तो आप 50,000 से तो नहीं इसके लिए रिक्वायरमेंट गेट कर सकते। अब आप कोई रिप्रेजेंटेटिव देखोगे, आप स्टूडेंट के आपने 5 रिप्रेजेंटेटिव ले लिए, 50,000 के 5 रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे इंसेप्शन की स्टेज पे आप डिसाइड करते हो कि मैं किन लोगों से रिक्वायरमेंट गेट करूंगा। तो आप डिफाइन कर लेते हो कि ये ग्रुप के पीपल होंगे जिनसे की मैंने स्टेक रिक्वायरमेंट। होल्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं ना, जिनसे हम जी रिक्वायरमेंट्स लेंगे, की स्टेक होल्डर्स से जी, की स्टेक आइडेंटिफाई होल्डर, करते हैं। वही वही बेटा मैं बता रही हूँ कि अगर आपने फॉर एग्जांपल की स्टेक होल्डर्स, मैंने बता दिया कि स्टेक होल्डर कौन कौन है, स्टूडेंट है, रजिस्ट्रार है और फैकल्टी है। अब मैं सारे स्टूडेंट से भी तो नहीं ले सकती, अब मैं रिप्रेजेंटेटिव उनके ले लूंगी। आपने डिफाइन करना है कि जब मैं रिक्वायरमेंट अगली स्टेज में इलिसिट करने जाऊंगा, तो मैंने रिक्वायरमेंट किन लोगों से इलिसिट करनी है। आप जहाँ पे पहले से वो एक बेस बना के रख लेते हो कि मैं इन इन लोग के पास जाऊंगा और इनसे रिक्वायरमेंट गैदर करूंगा। उसके बाद 3 सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं इसमें, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। ये एलिसिट स्टेशन में क्या होता है कि अब यहाँ पे हम प्रॉपर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे हम सिर्फ बैकग्राउंड नॉलेज ले रहे थे, डोमेन, हम जगह देख रहे थे कि किस तरह की जगह है, कहाँ पे इम्प्लीमेंट होना है, किन लोगों से रिक्वायरमेंट लेनी है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर उनसे रिक्वायरमेंट लेने के लिए जाते हैं, हम उनसे रिक्वायरमेंट इलिसिट करते हैं। इलिसिट का लफ्जी मतलब होता है उगलवाना। हम उगलवाना, रिक्वायरमेंट इलिसिट करवाना कहा जाता है, इलिसिट करवानी है, उगलवानी है, जो उनके ज़हन के अंदर है, उनके माइंड के अंदर जो चल रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा इजी टू यूज सिस्टम होना चाहिए। अब इजी टू यूज का मतलब मेरे माइंड के अंदर क्या है, वो आपने फाइंड आउट करना है। आपने उगलवाना है कि उसके ज़हन में इजी टू यूज का क्या मतलब है। जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट दे रहा है, वो मुंह से जो बोल रहा है, हो सकता है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। आपने उसके वर्ड्स पे नहीं, उसके माइंड के अंदर उस चीज का क्या मतलब है, आपने वो फाइंड आउट करना है। इलिसिट का मतलब इसलिए इलिस्ट्रेशन वर्ड यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास स्टेज आती है मैम इस अगली। हिसाब से तो फिर लड़कियां सही रहेंगी ना, कैसे? ये लिसिटेशन वो लड़कियां सही बात है, सारा कुछ ही निकाल देती हैं जो होता है। कैसे फाइंड आउट कर लेती हैं? वो अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि नहीं आप मतलब फाइंड वो आउट। हमारी क्लाइंट होंगी तो उनसे जल्दी निकल उगलवाया जाएगा। अच्छा, अगर उनसे फाइंड आउट किया जा सकता है, यस अ, मैम, आसान, वो भी होता है, नेचुरल, वो डिफरेंट। नेचुरल थिंग है मैम। ठीक है बेटा, वो भी एक सेपरेट पॉइंट है। अगर हम उसे फन के तौर पे ले लें तो ठीक है, लेकिन किस तरह से यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है। अब एज ए क्लाइंट, क्लाइंट ने भी तो वो सिस्टम यूज करना है ना, क्लाइंट को भी तो अच्छा ऐसे चाहिए, वो भी बताने की कोशिश कर रहा होगा। वो इसमें ऐसी तो कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं जो कि राज की बात है और आप उनसे फाइंड आउट करना चाह रहे हो, वैसे नहीं है। आप उनसे रिक्वायरमेंट आपने उगलवानी है, तो आप उन्होंने वो सॉफ्टवेयर यूज करना है, उनको भी वो चीज चाहिए। अच्छा, इश्यूज क्या आते हैं, फॉर एग्जांपल तो मैम एक देखे ना, कंपनी है। जैसे कोई अनपढ़ होगा हम्म तो उसको तो हमने खुद ही चलाने का तरीका भी बताना है ना। बेटा वो बताना है, लेकिन अब अनपढ़ है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी में वो एम्प्लॉय होगा ना। अब वो एम्प्लॉय अपना कोई टास्क परफॉर्म कर रहा होगा, हो सकता है मीनियल जॉब कर रहा हो, कोई जैसे लेबर वर्क कर रहा है। अब जो लेबर वाला वो टास्क कर रहा है, उससे पूछेंगे वो टास्क परफॉर्म कैसे कर रहा है। आपने एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर अंडरस्टैंड करना है कि वो काम वो मैनुअली कैसे कर रहा है। जो मैनुअली वो काम कर रहा होगा, आपने उस काम को ट्रांसलेट कर देना है कंप्यूटर में, आपने उसे तो आपका काम यहाँ पे क्या है, वो अंडरस्टैंड करना कि वो टास्क कैसे कर रहा है। वो इलिटरेट है, वो जैसे भी है, आपने फाइंड आउट करना है उसके काम करने का प्रोसीजर सिर्फ। सही हो गया। आपने रिक्वायरमेंट एलिसिट कर ली है।
अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही थी, मसला वहाँ पे नहीं आता, मसला ये हो जाता है कि समटाइम जैसे एक कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज हैं, अब कुछ करप्शन हो रही है, लूप होल्स हैं, करप्शन हो रही है, कुछ लोग कुछ धांधली कर रहे हैं। अब जब सॉफ्टवेयर है उनके माइंड में है, जब सॉफ्टवेयर बन के आ जाएगा तो उनकी जो है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीजें सब, क्योंकि सही। उसने तो इस तरह से काम नहीं करना। अब जो आपकी करप्शन है वो सामने आ जाएगी, आप नहीं कर सकोगे। तो ऐसे ऐसे लोग क्या करते हैं, वो रिक्वायरमेंट देते हुए आपके लिए मसला क्रिएट करेंगे, वो रिक्वायरमेंट आपको सही तरह से नहीं बताएंगे, वो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि सॉफ्टवेयर सही बन ना सके और सही चल ना सके, और फिर उनका काम वैसे ही होता रहे और वो करप्शन करते रहे। तो इस तरह के इश्यूज आएंगे, और इस तरह के इश्यूज को आपने हैंडल करना होता है एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर। ये हमने अपने पास से फिर करना। इसके लिए भी आपको डिफरेंट टेक्निक सिखाई जाती है। आप जब जैसे आपके ज़हन में पहले नहीं था, आपको ये बता दिया गया, आपने फाइंड आउट करना है कि कौन लोग जो है वो किस तरह से काम, अब उनके काम को फाइंड आउट करना, किस वे में आपने फाइंड आउट करना है कि वो हम फिर एक्चुअल वो काम ये ना कैसे कर इनको रहे हैं। तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन सही काम कर रहा है कौन गलत काम कर रहा है। जी, तो जो सही काम कर रहा है वो तो सही यहाँ पे देगा अपनी यहाँ रिक्वायरमेंट। जी जी बेटा, यहाँ पे डिसीजन आता है कि आपकी आप डिसाइड करते हो कि किस तरह के लोगों से, किस तरह के स्टेक होल्डर पे आप कौन सी एलिस्टेशन टेक्निक यूज करो, किस तरह के स्टेक होल्डर के लिए आप एथनोग्राफी यूज कर लो, आप उनके फ्रेंड बन के जाओ और उनके साथ रहो, उनको फील ही ना करवाओ कि आप रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हो, आप उनके साथ रहते हो, उनके फ्रेंड बन जाते फिर हो, वो आपका अपने उनसे एग्जाम्पल इंटरेक्शन होता है। बताएगी। फिर जब वो अपना काम कर रहे हैं तो आप उनका काम करते हुए उन्हें ऑब्जर्व करते हो कि वो अपना काम किस तरह से कर रहे हो, तो आप सही उस हो तरह गया। से रिक्वायरमेंट गैदर कर लेते हो। तो ये सारी चीजें इसलिए डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ाई जाती हैं कि आपने किस तरह की सिचुएशन में कौन सी टेक्निक को यूटिलाइज करना है। ठीक हो गया मैं। मैम अब बनते बनते प्रोजेक्ट का टाइम खत्म हो जाएगा। क्या चीज? मैम आप कह रही हो उनका फ्रेंड बन जाओ, मतलब अगर फ्रेंड बनते बनते ही प्रोजेक्ट का टाइम खत्म हो जाएगा। नहीं बेटा, भाई वो प्रोजेक्ट पहले सब कुछ ऑब्जर्वेशन करनी है ना उसकी। इतने छोटे प्रोजेक्ट के लिए नहीं कह रही, उतने प्रोजेक्ट के लिए। पर ये बहुत बड़े, जैसे गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट है, ये 5 साल के प्रोजेक्ट होंगे, 3 साल के प्रोजेक्ट्स होंगे, तो आपको फ्रेंड बनते हुए कितना टाइम लगता है? मैं वो तो 2 दिन भी नहीं लगते। अच्छा, जब आप रिक्वायरमेंट इलिसिट करके ले आए हो किसी भी टेक्निक के थ्रू, किसी सब तरह के स्टेक होल्डर से आपने रिक्वायरमेंट इलिसिट कर लिया है, तो वापस आके आप उन्हें एलेबोरेट करते हो। एलेबोरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जो जिसमें हमने दो तरह का एनालिसिस देखा था, स्ट्रक्चरल एनालिसिस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर हम कौन सी डायग्राम्स बनाते हैं, कौन बताएगा? मैम यूज केस डायग्राम। क्लास डायग्राम। कौन कह रहा है क्लास डायग्राम स्ट्रक्चर एनालिसिस में बनाते हैं? मैम यूज केस। क्लास किसने कहा है? मैं उसके मार्क्स डिडक्ट करूंगी। मैम हैदर ने कहा है। अच्छा, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस हम करते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस करते हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर हम डिफरेंट तरह के डायग्राम्स बना रहे होते हैं। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में हम फ्लो ओरिएंटेड, आपने देखा होगा कि वो क्या सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग कर रहे हैं। स्ट्रक्चर के अंदर हम डाटा फ्लो डायग्राम और वो सारी चीजें, यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग करते हैं, क्लास बेस्ड मॉडलिंग करते हैं, बिहेवियर मॉडलिंग करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग में हम यूज केस बनाते हैं, और जो भी जितना भी, जो क्लास डायग्राम भी जिसने कहा था और जिसने यूज केस कहा था, वो दोनों ने गलत आंसर किए थे, दोनों के मार्क्स डिडक्ट होंगे। यहाँ पे एलेबोरेशन की स्टेज पे हम इन रिक्वायरमेंट्स को जो हम इलिसिट करके लाए हैं डिफरेंट टेक्निक से, जो कि स्टोरीज की फॉर्म में होंगी, डिफरेंट तरह से हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे, एलेबोरेट करेंगे, हम डिजाइन बना, डिफरेंट डायग्राम बना के देखेंगे क्या इस तरह से हम अपने नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए क्या इस तरह से बनना पॉसिबल होगा, इस तरह से इवेंट क्रिएट होगा तो क्या ये चीजें हो जाएंगी। और उनमें से हम उन्होंने जनरल एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट यूजर ने दी होंगी, आप उनमें से सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स निकालोगे कि ये पॉसिबल है।
जब आप एलेबोरेशन कर लेते हो, फिर अगली स्टेज आती है कि आप निगोशिएट करने के लिए जाते हो। निगोशिएशन में हमारी प्रायोरिटाइजेशन भी आती है और कंसेंसस भी आता है। कंसेंसस क्या है कि आप इन रिक्वायरमेंट के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट जब आपने एलेबोरेट की, आपको पता चला कि एम्बिग्यूअस हैं, आपने उनमें क्लैरिटी लेके आगे उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको पता चली कि वो कन्फ्लिक्ट्स थे, मल्टीपल यूजर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स दे रहे थे जिनको एट ए टाइम इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा कहता है कि ये मार्कल का डायमीटर 5 mm होना चाहिए, दूसरा बंदा कहता है मार्कल का डायमीटर 10 mm होना चाहिए। अब मैं दोनों को एट ए टाइम तो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकती, 5 और 10 इकट्ठा तो नहीं बना सकती, आपको निगोशिएट करना पड़ेगा, कोई कॉमन पॉइंट पे आना चाहिए। जो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे रजिस्ट्रार कहता है कि फीस सबमिट होगी तो रजिस्ट्रेशन हो सकती है कोर्सेज की, और स्टूडेंट कहते हैं कि अगर हमारी फीस नहीं भी है सबमिट तो हम प्लीज हमारी रजिस्ट्रेशन कर दें, हम 1 वीक बाद सबमिट करवा देंगे। अब फीस के बगैर रजिस्ट्रेशन करनी है या नहीं करनी, ये इनमें से एक चीज हो सकती है, दोनों चीजें एट ए टाइम तो नहीं इम्प्लीमेंट हो सकती। तो आप कुछ चीजों में कंफ्लिक्ट आ जाता है, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के रिक्वायरमेंट के दरमियान जब कंफ्लिक्ट आ जाता है तो हम उस कंफ्लिक्ट को क्या करते हैं, उन कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कंसेंसस एक कॉमन पॉइंट पे आया जाता है निगोशिएशन में, और जब आप निगोशिएट कर लेते हो, कॉमन पॉइंट आ जाता है, फिर बाकी जितनी रिक्वायरमेंट है उनको प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है। निगोशिएशन की क्या टेक्निक्स होती हैं ये भी आप पढ़ेंगे। प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट को कैसे किया जाता है, कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट को पहले करना है, मैनुअली किया जाता है या ऑटोमेटिक किया जाता है, क्या कोई टूल्स अवेलेबल हैं रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज करने की, ये चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद जब आपने निगोशिएट भी कर लिया, प्रायोरिटाइज कर लिया, आप स्पेसिफाई करते हो। स्पेसिफाई का क्या मतलब है, राइट डाउन कर लेना, लिख लेना, वो टेम्पलेट, उस टेम्पलेट में राइट डाउन कर लेना जो टेम्पलेट आपकी कंपनी फॉलो कर रही है। आपकी कंपनी का अपना टेम्पलेट होगा, उस टेम्पलेट के अंदर आपने रिक्वायरमेंट को ऐड कर देना, लिख लेना है। अब यहाँ पे हम IEEE का टेम्पलेट चूज करते हैं तो हम IEEE के टेम्पलेट में स्पेसिफाई कर देंगे, राइट डाउन कर लेंगे। राइट डाउन में आप देखेंगे कि कैसे लिखना चाहिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट को कैसे लिखा जाता है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कैसे लिखा जाता है, कैसे इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट कौन सी होती है, एम्बिगियस कौन सी होती है, कंट्राडिक्टरी रिक्वायरमेंट कैसे होती हैं, तो इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे। देन वैलिडेशन, वैलिडेशन जब आपने ये राइट डाउन कर दिया है तो आपने क्लाइंट से अप्रूवल लेना है कि क्या वो यही चीज बनवाना चाह रहा है। इससे पहले क्या करते हो, लिखने के बाद आप इंटरनल वैलिडेशन करते हो, जिसमें आप रिव्यू कर लेते हो कि मैंने एक डॉक्यूमेंट बना ली है, तो आपकी कंपनी रिव्यू करती है कि क्या ये डॉक्यूमेंट ठीक है, इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सारी रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंट है, कोई एम्बिग्यूटी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं रह गया। हालांकि हमने पीछे भी यहाँ पे भी टेस्ट किया हुआ होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि क्या कोई इश्यू तो नहीं रह गया इसके अंदर। फिर आप उस इश्यूज को सारे देखते हुए उनकी चेकलिस्ट बनाते हो, अगर कोई इश्यूज हैं तो आप उनको रिजॉल्व करते हो, अगर कोई इश्यूज नहीं है तो आप क्लाइंट को दे देते हो, क्लाइंट को कहते हो कि हमने आपके प्रोजेक्ट को ये समझा है, हमारे मुताबिक आप ये बनवाना चाह रहे हो, क्या यही वो चीज है जो आप बनवाना चाह रहे हो। अगर क्लाइंट उसके बाद एग्री कर लेता है कि हाँ मुझे यही चाहिए, तो आप उससे सिग्नेचर ले लेते हो और ये आपका एग्रीमेंट साइन हो जाता है। देन रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का पार्ट है जो कि थ्रू आउट द लाइफ साइकिल चलता रहता है, और इसमें जब भी जो चेंज आता है उस चेंज को मैनेज किया जाता है। हम वन बाय वन इस सारे प्रोसेस को पढ़ेंगे। मैम मैम ये एक तो इंटरनल वैलिडेशन होती है और एक्सटर्नल जी बोलिए। वैलिडेशन भी करते हैं। बेटा इंटरनल जो है वो हमारा ये है कि हमने हमने डॉक्यूमेंट बनाई है ना, जैसे IEEE के फॉर्मेट में आपने स्पेसिफिकेशन बना लिया, तो आपकी टीम, आपकी कंपनी में ही से कुछ लोग, जैसे आपने एक असाइनमेंट बनाई है तो आप अपने फ्रेंड को कहते हो कि इसमें स्पेलिंग देख दो, तो आपकी कंपनी में से कुछ लोग उसे रिव्यू करते हैं, उसमें से प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए, ये इंटरनल हो गई विद इन कंपनी। एक्सटर्नल क्या है, जब क्लाइंट जो कस्टमर उसे देखता है कि कोई इशू तो नहीं है, तो वो एक्सटर्नल होगी। और ये जो एक्सटर्नल वैलिडेशन करनी है ये हमने मॉडल को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले करनी है। बेटा ये सिर्फ रिक्वायरमेंट की स्टेज पे है, हम इम्प्लीमेंट ठीक है। नहीं कर रहे, हम रिक्वायरमेंट की स्टेज पे हैं और हम क्लाइंट को रिक्वायरमेंट्स को ही वैलिडेट कर रहे हैं। जो हमने यहाँ पे बनाया है ना, इस स्टेज के अंदर हमने एक डॉक्यूमेंट बनाई है, इस प्रोसेस की जो आउटपुट थी। अच्छा एक और बात, ये सारे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के सब प्रोसेस है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसकी आउटपुट क्या आती है,
रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आती है। और जो डिज़ाइन की आउटपुट क्या होगी, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होगी, देन आपका प्रोसेस आता है इम्प्लीमेंटेशन जिसकी आउटपुट कोड होगी। अब ये सब प्रोसेस है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, इसमें हर प्रोसेस इंसेप्शन की प्रोसेस की इसकी भी कुछ इनपुट होंगी, यहाँ पे कुछ काम होता है, हम ये पढ़ेंगे ये इसमें क्या काम होता है और उसकी आउटपुट जनरेट होती है। जब इसकी आउटपुट जो होगी वो इसको इनपुट मिलेगी और इसकी कुछ आउटपुट जनरेट होगी, जैसे रिक्वायरमेंट आई है हैphazard मैनर में, स्टोरीज की फॉर्म में कुछ इस तरह। फिर आप उन्हें एलेबोरेट करते हो और फिर आप यहाँ पे कुछ आउटपुट आएंगी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, ये इश्यूज हैं, एम्बिग्यूटिस हैं, इनकम्प्लीटनेस है। फिर आप वो इसको इनपुट मिलती हैं और यहाँ से आउटपुट आती है कि प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट आ जाती हैं और कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाते हैं। फिर स्पेसिफिकेशन को इनपुट मिलती है और स्पेसिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो कुछ काम करने के बाद आउटपुट जनरेट कर देता है, जिससे वो डॉक्यूमेंट सारी लिखी हुई आ जाती है। अब वैलिडेशन के को ये स्पेसिफिकेशन की आउटपुट में जो डॉक्यूमेंट आई है वो वैलिडेशन को एज ए इनपुट मिलती है और वैलिडेशन का प्रोसेस क्या करता है, वो देखता है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम की चेकलिस्ट बना देता है और उसको सॉल्व कर दिया जाता है और रीवैलिडेट किया जाता है। और फिर प्रॉब्लम नहीं है, फिर क्लाइंट को भी क्लाइंट उसे वैलिडेट कर लेता है, साइन हो जाते हैं और फिर वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपकी पूरी टीम को वो एक सेंट्रल रेपोजिटरी पे रख दी जाती है, जिसकी जो कि फाउंडेशन बन जाती है अगले आने वाली सारे जो आपके प्रोसेसेस होते हैं, जो डिजाइन का प्रोसेस है, इम्प्लीमेंटेशन है, जो टेस्टिंग है, उस सब के लिए एक फाउंडेशन बन जाती है और सारे लोग इसी सेंट्रल रेपोजिटरी से उस डॉक्यूमेंट को यूज करते रहते हैं। और फिर बाद मैम में ये अगर जब कोई भी प्रोसेस चेंज आता कंप्लीट है होता तो है, वो उस सेंट्रल ये रेपोजिटरी में इंसेप्शन ही से किया जाता है। मैम ये जब प्रोसेस कंप्लीट होता है जी। इंसेप्शन से लेके वैलिडेशन तक, तो बाद में जब रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट में क्या चेंजिंग होगी? बेटा यहाँ तक हमारे पास फाइनल आ गई है, यहाँ तक हमारे पास रिक्वायरमेंट का सारा काम हो गया है। रिक्वायरमेंट यस मैनेजमेंट जो है ये थ्रू आउट लाइफ साइकिल चलती रहेगी। मतलब जो डिजाइन होगा, जब डिजाइन बन रहा है, जब इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, किसी भी स्टेज पे क्लाइंट तो आगे चेंज कह सकता है ना। मैंने आपसे कहा है कि सॉफ्टवेयर के फेलियर की सबसे बड़ी रीजन ही ये होती है कि रिक्वायरमेंट्स वोलेटाइल होती हैं, रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं। क्लाइंट किसी भी स्टेज पे चेंज का कह देता है आपको, तो जब चेंज आएगा क्लाइंट ने ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, आप पहला मॉड्यूल बना रहे थे, क्लाइंट ने आके कहा कि मुझे ये वाली रिक्वायरमेंट 2 में चेंज चाहिए, 2 को अपडेट करके 2.1 हो गया, नया वर्जन आ गया, तो दोबारा अब वो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का वाला जो पोर्शन है ये क्या करेगा, वो इसमें वो आता है कि चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म होगा जिसमें रिक्वायरमेंट को चेंज किया जाएगा, चेंज कंट्रोल बोर्ड होगा जो कि चेंज को इम्पैक्ट एनालिसिस करेगा, इम्पैक्ट एनालिसिस करके फाइंड आउट करेगा क्या ये चीज को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। और वो ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म जहाँ पे वो ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाया जाएगा जिसमें डिपेंडेंसी देखी जाएगी, कौन सी रिक्वायरमेंट किन दूसरी रिक्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है और क्या चीजें बन रही हैं और कितना टास्क हमने काम कर दिया है और इस चेंज को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उसकी वजह से हमें कितना टाइम और लगेगा, कितना काम और करना पड़ेगा। मैम ये जो ओके 7 स्टेप्स हैं ये आइटरेट करते हैं या ये वन वे ही है? नहीं नहीं बेटा, आइटरेट करते रहते हैं। वन आइडियल केस ये होता है कि आइटरेट ना करें। आइडियली अगर हम परफेक्ट सोचे ना, अगर परफेक्ट की बात करते हैं जैसे वाटरफॉल मॉडल है, तो परफेक्ट हमारी रिक्वायरमेंट जब बन जाती हैं, जब इंसेप्शन होती है, इलिस्ट्रेशन मीनवाइल हम कुछ रिक्वायरमेंट इलिसिट भी कर रहे होते हैं, जो रिक्वायरमेंट इलिसिट होके आ गई हुई, जैसे एक बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट है उसमें 1000 रिक्वायरमेंट है, हमने एक शिफ्ट के अंदर 100 रिक्वायरमेंट फाइंड आउट कर रही हैं। अब वो 100 रिक्वायरमेंट की एलेबोरेशन हो रही होगी और मीनवाइल अगली 100 रिक्वायरमेंट इलिसिट की जा रही होंगी। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की भी बड़ी सी टीम होती है ना, जैसे 10 लोग होंगे उसमें से 2 लोग जो है वो इलिसिट करने गए हुए हैं, 2 लोग एलेबोरेट कर रहे हैं। अब एलेबोरेट करके कुछ मसले निकले हैं तो वो अगली निगोशिएशन की मीटिंग के लिए 2 लोग गए हुए हैं, वो 2 लोग निगोशिएशन की मीटिंग करके इनके मसले सॉल्व कर रहे हैं इन रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो यहाँ पे निकले थे। फिर स्पेसिफिकेशन, ये सारे काम एट ए टाइम साथ साथ स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा ओवरलैप, ये देखें इनको मैंने एग्जैक्ट आगे करके नहीं बनाया कि मैं इसको इस जगह पे बना देती, अगर ये इधर से स्टार्ट होता तो ये यहाँ से पे बनता। ये मैम आप ये कह रही इतना हैं सा काम क्या। मैम आप कह रही हैं कि एलिसिटेशन और इलेबोरेशन, एलिसिटेशन से जो जो रिक्वायरमेंट्स आती जाती हैं उनको साथ साथ उनको हम एलैबोरेट, इलेबोरेट भी करते जाते हैं। जी, साथ साथ होता जाता है। मैम अगर क्लाइंट्स ने हमें रिक्वायरमेंट दी है और हमने साथ उसकी मसलन यूज केस डायग्राम बना दिया और क्लाइंट हम्म। अगले दिन और रिक्वायरमेंट देता है, हम बार बार यूज केस डायग्राम को चेंज करते जाएंगे?
तो बेटा आपने रैंडमली उसे अपडेट कर देते हो ना। यूज केस डायग्राम पूरे सिस्टम की इकट्ठी ना भी बनाओ, आप सेपरेट यूज केस डायग्राम भी बना सकते हो। मैं एक एक मॉड्यूल की डायग्राम बना लेती हूँ। ये तो नहीं है, एक मेरा सिस्टम बहुत बड़ा है, 1000 रिक्वायरमेंट है, और 1000 रिक्वायरमेंट के लिए इतनी बड़ी यूज केस डायग्राम तो नहीं बना सकती। फॉर एग्जाम्पल मेरी 10 रिक्वायरमेंट आ जाएंगे तो 10 रिक्वायरमेंट के लिए एक में यूज केस डायग्राम बना लूंगी। एक्टर कौन है, अब उसके लिए अगली रिक्वायरमेंट के लिए एक और यूज केस डायग्राम बन जाएगी। एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल यूज केस डायग्राम भी बन सकती है ना। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू? नो मैम। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। ये मैंने आगे वाली चीजें आपको बता दी हैं कि इंसेप्शन में क्या होता है। मैम मैम एक मिनट जरा पीछे वाली साइड करिए, ये इससे पीछे वाली। मैम ये आपने जो उनसे 4 पॉइंट्स हैं ये एक्सप्लेन जरा एक दफा कर। टाइम गुजार रहे हो, मैं आगे नहीं तो नहीं मैम, पढ़वा टाइम रही। मैम आपने मैम आपने पहले भी ये नहीं था बोला, आपने ना बस पढ़ के ना तो आपने वैसे एग्जांपल दे दी थी, इसलिए अच्छा कह रहा हूँ कि ये बेटा, जरा यहाँ पे बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि आपने जो काम किया है, ये समझ लो, कॉन्टेक्स्ट समझ लो कि हमने पहले क्या देखा है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर कुछ इश्यूज आते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली जो इंडस्ट्री के अंदर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हो रही है उसके अंदर ये होता है कि ये प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में नहीं होती, हैप्पैज़ार्ड मैनर में होती है, डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, ये वो सारे इशू जितने भी हमने मैम वो पढ़ तो लिए। प्रॉब्लम हम पढ़ ली है कहते ना हैं, उसकी वो हाँ सारी। जी, हम कॉन्टेक्स्ट समझो कि हम कहते हैं कि उनका सोल्यूशन क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या कहती है, और सॉरी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कहती है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियर को क्या करना चाहिए कि वो कॉन्टेक्स्ट देखे। अब कॉन्टेक्स्ट, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है, सिस्टमैटिक वे से रिक्वायरमेंट गैदर करनी चाहिए। उन सब का सोल्यूशन क्या है, सिस्टमैटिक तरीके से रिक्वायरमेंट। और सिस्टमैटिक क्या है कि जो कि हम इस थ्रू आउट सेमेस्टर पूरा कोर्स में पढ़ेंगे वो सारा उसी में आएगा। ये सारे पॉइंट्स जो होंगे वो उन सारी चीजों को कवर करेंगे कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब ये सारे पॉइंट्स में क्या है कि अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, शायद आपकी स्किप हो गई है, कि अगर आप किसी कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज हैं और आप वहां पे एक बायोमेट्रिक लगा देते हैं तो वो बाद में आने वाला बंदा तो वैसे ही 1 आवर के लिए लेट हो जाएगा। मैंने ये एग्जांपल दी थी। वो क्लास में दी हुई है आपने। हाँ बेटा, ये यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस, मतलब उस जगह पे जाके मैं उस जगह को अंडरस्टैंड करूँ, जगह को देखूं। अब वहां पे मैंने देखा अगर 1000 एम्प्लॉयज थे, इन्वायरमेंट को स्टडी करना, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो सिस्टमैटिक तरीके से होती है वो रिक्वायरमेंट इंजीनियर को कहती है कि वो कॉन्टेक्स्ट को देखे, एनवायरमेंट को देखे, वहां को जैसे रेलवे का एग्जांपल मैं देती हूँ तो पहले जाके डोमेन नॉलेज हासिल करो, जहाँ पे वो चीज चलनी है वो एनवायरमेंट देख के आओ कि मुझे इस यहाँ पे किस टाइप का सिस्टम चलाना चाहिए। कोई भी बहुत आपने हाई टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा सिस्टम बना दिया, वो अच्छा सिस्टम नहीं होता। वो जो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ट सोल्यूशन होता है वो उसके लिए अच्छा होता है। जैसे बलूचिस्तान के किसी गांव में किसी स्कूल के लिए आप बहुत कोई हाई टेक किस्म का सिस्टम बना देते हो, लेकिन वहां पे अगर इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं है तो उसका क्या फायदा होगा। आपने उस जगह के लिहाज से उस कॉन्टेक्स्ट को समझ के फिर सिस्टम बनाना होता है। ठीक है मैम, रख के बस। Specific needs that design and construction must address. Specific needs, रिक्वायरमेंट इंजीनियर एग्जामिन करता है नीड्स को जो कि आपका आगे डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन में आप एड्रेस करोगे। उन नीड्स को रिक्वायरमेंट इंजीनियर एड्रेस करता है। अब वो नीड्स क्या होंगी, वही फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी। वो नीड्स सही। रिक्वायरमेंट इंजीनियर ने फाइंड करनी है। वो नीड्स कैसे फाइंड होंगी, वो सारा प्रोसेस जो आप करोगे तो तब वो आप नीड्स फाइंड आउट करोगे। उन नीड्स को प्रायोरिटाइज करना है, कौन सी पहले बननी चाहिए कौन सी बाद में बननी चाहिए। बेस बनानी है, बेस पहले बनानी है, आर्किटेक्चर वाली पहले होनी चाहिए। कौन सी रिक्वायरमेंट क्लाइंट के लिहाज से पहले मॉड्यूल कौन सा देना है वो इस यहाँ पे प्रायोरिटाइज करता है। द इंफॉर्मेशन फंक्शन एंड बिहेवियर दैट विल हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द रिजल्टेंट डिजाइन। अब वो यहाँ पे डिजाइन वो यही डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से फंक्शन, कौन सा बिहेवियर, कौन सी इंफॉर्मेशन। ये लेबोरेशन स्टेज पे आप लेबोरेट कर रहे होते हो कौन सा इम्पैक्ट कैसा होगा उनका और उनको कैसे आपने फाइंड आउट करना है। तो ये सारा ये बताया जा रहा है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग अगर आप सिस्टमेटिक वे से कर लोगे तो वो रिक्वायरमेंट इंजीनियर ये सारी चीजें करेगा और इसके बाद जो रिक्वायरमेंट फाइंड आउट होंगी वो एग्जैक्ट कस्टमर की नीड्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। थैंक यू मैम।
और मैम वैसे मैं टाइम नहीं था कर रहा था, आपने वैसे भी कह दिया था कि लेक्चर इतना ही है आज का, तो उसके चलो बाद ठीक है। मैंने किया। ओके मैम, थैंक यू। मैम अटेंडेंस लगा दें। अटेंडेंस मैम। ओके